तो बच्चों अभी हम लोग अपने फिटर टर्नर मशीनिस्ट के सेट को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बता दूं फिटर टर्नर मशीनिस्ट का आज हमारा सेट नंबर 03। बहुत प्यार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको बगल में मिल जाएगी। मैं एक बार फिर से बता दूं, आप लोगों को 75 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी। आप लोग टाइमर लगा लेना 1 घंटे का, और उस 1 घंटे में यानी 60 मिनट में पहले पूरे 75 क्वेश्चन सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद फिर ये देखना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। आंसर की मिलाने के बाद फिर जो क्वेश्चन गलत हो उससे सोल्यूशन देखना। ठीक है, 75 क्वेश्चन का होगा। चलो फिर आज का हमारा जो सेट होगा उसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं। बच्चों आप लोगों के सामने देखो मैंने इस तरह से ट्राई स्क्वायर दिखाया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है कि ट्राई स्क्वायर में जो 2 भाग होते हैं उन 2 भागों का बताइए नाम क्या है। तो आपको बोलना है कि ट्राई स्क्वायर के 2 भाग होते हैं, जिनमें से एक का नाम है ब्लेड और ध्यान रखना दूसरे नाम है स्टॉक। ब्लेड और स्टॉक ये दोनों हमारे कितने एंगल पर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। बच्चों याद रखना जो भी हमारे मार्केट में ट्राई स्क्वायर है वो बताइए किसके आधार पर मिलते हैं, तो कह देना वो लेंथ ऑफ ब्लेड के अनुसार मिलते हैं, है ना। मार्केट में जब भी आप ट्राई स्क्वायर लेने जाइए तो वो लेंथ ऑफ ब्लेड, सर लेंथ ऑफ ब्लेड के अनुसार आपको खरीदना होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है सर, ट्राई स्क्वायर का मेन इस्तेमाल क्या है, तो कह देना ट्राई स्क्वायर का मेन इस्तेमाल होता है बच्चों एक तो 90 डिग्री का एंगल जांचने में कि 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं, है ना। दूसरा जो इसका इस्तेमाल होता है वो स्क्वायरनेस। ठीक है, स्क्वायरनेस, सर स्क्वायरनेस जांचने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे भैया, जैसे कि मैंने आपसे कह दिया कि मेरे पास ये कोई सरफेस है, ऐसे ये स्क्वायर है। अब मैंने तो कह दिया ये स्क्वायर है, ले रहे है कि नहीं, ये कौन जांचेगा, सर ये जांचेगा हमारा ट्राई स्क्वायर। ठीक है, चलो तो इसका सही आंसर क्या होगा, समकोण त्रिभुज समकोण एंगल जांचने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, ए उत्तर इस सवाल का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला सवाल बच्चों, इन्होंने अगले सवाल में बोला जा रहा है कि चित्र में देखो एक हैमर दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा सर चित्र में हमारा एक क्या है, चित्र में हमारा एक हैमर है, ये हैमर है ना। और बोला जा रहा है कि बताइए इस हैमर में ये जो पार्ट दिखाई दिया एक्स, इस पार्ट को किस नाम से जानते हैं। बच्चों याद रखना हैमर के जितने भी हमारे पार्ट होते हैं उनके नाम याद रख लो। कई बार हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए इस पार्ट को क्या बोला जाता है, इस पार्ट को क्या बोला जाता है, इस पार्ट को क्या बोला जाता है, अरे ये पार्ट क्या कहलाता है, ये पार्ट क्या कहलाता है। ऐसे हमारे पास कई सारे पार्टों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक बार पार्ट के नाम याद दिला देता हूं, है ना। बच्चों आप लोग देखो यहां पर मैंने एक हैमर का डायग्राम दिखाया है, याद रखना बच्चों हैमर में ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इस तरह का हिस्सा, ये कहलाता है तुम्हारा फेस। इस हिस्से को बताइए क्या नाम से जाना जाता है, सर इससे तो बोला जाता है फेस। फिर ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं पीन, क्या बोलते हैं, पीन। फिर पीन के नीचे और फेस के ऊपर, ये देखो फेस के ऊपर ये जो 2 हिस्से होते हैं बच्चों, ये अरे इसे बोला जाता है नेट। ये हमारे क्या हिस्से, सर ये नेट है, नेट। अरे फिर इसके बाद देखो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, सर इस वाले हिस्से को बोला जाता है चीट। और बीच वाला ये जो हिस्सा होता है जिसमें हैंडल डाला जाता है, सर वो हमारा होता है आई। बोलो भाई बात सबको क्लियर है। फिर इसके बाद हमारा कह सकते हो इतना पोर्शन ये हेड होता है, इतना पोर्शन। हेड के बाद ध्यान रखना ये हमारा नेट होता है। देखो नेट वाला जो पार्ट है वो यहां पे है और नेट वाला पार्ट यहां पर भी है। जहां से आप ग्रिप करते हैं ये पार्ट ग्रिप होता है और पूरा हमारा हैंडल कहलाता है। ठीक है, तो हैंडल सबको पता होगा, हैंडल क्या होता है, आई भी सबको पता होता है। ड्रिप हम लोग हमेशा यहाँ पीछे से करते हैं, पीछे से इसलिए ड्रिप किया जाता है, कई सारे लोग सोच रहे आगे से ड्रिप करते, नहीं पीछे से ड्रिप करते। पीछे से ड्रिप करने पे क्या होता है कि ज्यादा मूवमेंट मिलता है और कम फोर्स से ही हम टीली या जो कुछ भी हमें काम करना वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से पार्ट को रिपीट कर देता हूं आप लोगों को ताकि क्लियर हो जाए। कॉपी में नोट डाउन करना, ये फेस होता है, ये पिन होता है, इसके नीचे नेट, इसके ऊपर नेट, ये आई होता है, ये वेज भी है और ये चीट। फिर नेट, हाँ ये वाला पोर्शन हेड है, नेट, नेट के बाद ड्रिप, ड्रिप के बाद ये पूरा हमारा हैंडल। चलो इधर आइए। तो सवाल ये था कि बताइए ये हिस्सा क्या है, तो कहना ये हिस्सा जो बोला जाता है सर एक्स जो दिखाई दिया है ये हमारा क्या है, सर ये हमारा पिन है। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, बी वाला उत्तर। फेस ये नीचे वाला है, अरे ये क्या है, ये नेट है। ये क्या है, आई है। ये पूरा हैंडल है। बात मेरी समझ में आ रही है। ये हिस्सा क्या होता है, तो सर ये हिस्सा होता है चीट। तो पूरे नाम आप लोगों को क्लियर होने चाहिए मेरे भाई। चलो अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या है, अब जैसे वर्नियर कैलिपर में भी कई बार हिस्सों का नाम पूछ लेता है कि भैया ये वर्नियर कैलिपर है आपके सामने, आप मुझे बताओ किन किन हिस्सों का क्या नाम है।
है ना। इन्होंने बोला है कि चित्र में वर्नियर कैलिपर दिखाया गया है, तो ये जो एक्स दिखाया गया है, बताइए एक्स क्या है। बच्चों मैं आपको बता दूं, इस वर्नियर कैलिपर में दो तरह के जबड़े होते हैं, ठीक है। एक होता है लोअर जबड़ा और एक होता है अपर जबड़ा। ये देखो जो लोअर जबड़ा है, ये लोअर जबड़ा, लोअर जबड़े से हम लोग हमेशा ध्यान रखना बाह्य व्यास निकालते हैं। कौन सा व्यास निकालते हैं सर? बाह्य व्यास निकालते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से ये अपर जबड़ा, बच्चों ध्यान रखना, अपर जबड़े की मदद से हम लोग इंटरनल डायमीटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? इंटरनल डायमीटर, ऐसे ऐसे, है ना, ठीक है। तो जो हमारा इंटरनल डायमीटर होता है वो निकाला जाता है किसकी मदद से सर? वो निकाला जाता है बाह्य व्यास, अपर जबड़े की वजह से, आंतरिक व्यास, ठीक है। तो आप लोग आंतरिक व्यास हो है खोखला, ध्यान रखना, खोखले हिस्से का ये पार्ट निकाला जाता है, खोखले हिस्से का। तो आंतरिक व्यास हो, बाह्य व्यास हो, ये सब हमारे जबड़ों से निकाल लिए जाते हैं। फिर पीछे एक डेप्थ मीटर लगा होता है। बच्चों ये जो डेप्थ है ना, कई बार इसको हम लोग डेप्थ रॉड के नाम से जानते हैं। तो जब भी कभी गहराई मापनी होती है तो हम लोग डेप्थ रॉड का पीछे इस्तेमाल कर देते हैं। जबड़े हमारे लोअर जबड़े भी होते हैं, अपर जबड़ा भी होता है, लेकिन देखो इसमें से दो जबड़े ऐसे होंगे, मतलब जबड़े ऐसे होंगे जो फिक्स होंगे। आप देखिए ये दो जबड़े हमारे कैसे हैं सर? फिक्स जबड़ा है, फिक्स, है ना। और ये हमारे मूवेबल जबड़े। इसी तरह से हमारे थंब स्क्रू होते हैं, लॉक स्क्रू होते हैं जो लॉक कर देते हैं। दो तरह की स्टेल होती है, मेन स्टेल होती है और वर्नियर स्टेल होती है। बच्चों ये जो हमारा वर्नियर कैलिपर है ये मेन किसका बनाया जाता है? तो कह देना ये मेन बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील का। बच्चों स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है ये हमारा वर्नियर कैलिपर, है ना। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा वर्नियर कैलिपर का बच्चों जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.02 mm। प्रश्न में देखो क्या बोला जा रहा था कि वर्नियर कैलिपर में एक्स क्या है? तो एक्स आपका कह सकते हो ये डेप्थ बार है, डेप्थ रॉड बोलिए, डेप्थ बार बोलिए, एक ही बात है। बोलो भाई बात सब तो क्लियर है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा जाएगा? इसका सी वाला उत्तर होगा। नेक्स्ट बच्चों चौथा नंबर सवाल बोला जा रहा है कि हाई स्पीड स्टील में ड्रिल जिसका व्यास 25 mm है और काटने की गति 44 मीटर पर सेकेंड है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। बच्चों ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना होता है। सबसे पहले आपको कटिंग स्पीड देखनी होती है कि कटिंग स्पीड दी गई है मीटर पर मिनट में। मेरे भाई अगर कटिंग स्पीड तुम्हारी मीटर पर मिनट में दी गई है तो हम लोग पता क्या करेंगे, हम लोग मीटर पर मिनट के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, πdn डिवाइड बाई 1000, है ना। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है मीटर प्रति मिनट के लिए। ओके सर कटिंग स्पीड कितनी है? 44, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। डायमीटर कितना है सर? डायमीटर है तुम्हारा 25 mm। और रही बात मेरे आरपीएम की, तो आरपीएम निकालना है, डिवाइड बाई बताइए कितना हो जाएगा? 8000। ये हो जाएगा। क्या करते हो अब? सॉल्व हो जाएगा। अरे वाह कैसे? देखो 22 दूनी 44, अरे 25 से कैंसिल कीजिए 40, 25 चौटो 100, 1 0 और 7 दूनी 14, 14 चौटो 56। बच्चों 560 आरपीएम ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 560 आरपीएम बताइए, ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? सी वाला आंसर इस सवाल का सही आंसर होगा 560 आरपीएम। कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ। तो ऐसे सवाल एकदम क्लियर कट समझ लो कैसे लगाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या है? इन्होंने बोला है कि कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट क्या है। दो चीजें याद कर लो, डायरेक्टली तुमसे पूछा जाएगा कि बताइए स्टील में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या है, और दूसरा पूछा जाएगा कि कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या है। यह सही क्वेश्चन आएगा। तो जब भी कभी स्टील में पूछा जाए कि बताइए स्टील में कार्बन कंटेंट कितना होता है, तो बच्चों स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 0.02% से कितना होती है सर? 0.02% से 2% तक कार्बन होता है ना। 0.02% से 2% तक बताइए क्या होता है दोस्त मेरे? कार्बन होता है। ये स्टील की मैं बात कर रहा हूं। जबकि अगर मैं बात करता हूं यहां पर टिस्टी सर, मैं बात करता हूं कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन में जो कार्बन होता है वो 2 से 4% के आसपास का होता है। बोलो भाई, तो ये दोनों वैल्यू आप लोगों को याद है ना? तो इन्होंने कास्ट आयरन की बात की है, तो कास्ट आयरन में बताइए आंसर हो जाएगा 2 से 4। देखो कई सारे लोगों को लगेगा कि 9, 6 ये सब आंसर क्या सही हो सकते हैं? नहीं, ये जीवन में भी सही नहीं हो सकता। पता है क्यों? बच्चों कोई भी लोहा हो, चाहे वो कास्ट आयरन हो, चाहे जितना रद्दी से रद्दी लोहा हो, किसी भी लोहे में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन बताइए कितना होता है किसी भी लोहे में,
तो कह देना मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा से ज्यादा 6.6% हो सकता है। मतलब इससे ज्यादा कार्बन तो किसी भी लोहे में होता ही नहीं है। अगर आपने डालने की कोशिश की एक जगह से तो दूसरी जगह से निकल जाएगा। हमारा पेट भी एक निश्चित लिमिट तक ही तो खाना खा सकता है, फिर भी जब जबरदस्ती तुमने डालने की कोशिश की तो कहीं दूसरी जगह से पिच हो जाएगा। कुछ ऐसा लोहे के साथ भी होता है ना। प्योर लोहे का मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत पूछा जाता है कि भैया बता दो जरा प्योर लोहे का मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है। तो जब बेटा भी हम प्योर आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो होता है 1539 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, है ना। लेकिन ध्यान रखना जैसे जैसे इसमें कार्बन बढ़ता है तो मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो जाता है। अब प्योर लोहा पता है किसको बोलते हैं? सर प्योर लोहा बोलते हैं रॉट आयरन का। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि रॉट आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है, तो कहना 1539। प्योर लोहा उसी को बोलते हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं पूछूं कास्ट आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है, तो कह देना कास्ट आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर लगभग 1250 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। कितना होता है? 1250 डिग्री। लेकिन हाँ, अगर बात यहां पर सिर्फ स्टील की करता है, स्टील का मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है, तो वो आपको बताना है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। प्योर लोहे का 1539 होता है। लेकिन जैसे जैसे हम कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं ना, तो मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो जाता है। तो थोड़ा कार्बन बढ़ाएंगे, मतलब 2 से 0.02 से 2 तक बढ़ाएंगे, तो 1539 से घट के 1500। फिर ज्यादा और कार्बन बढ़ाएंगे, मतलब 2 से 4 बढ़ाएंगे, तो हम देखिए 1500 से घटकर 1250। याद रहेगा ना। तो फिर से सुनिए, प्योर आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1539 होता है, स्टील का थोड़ा और कम, और कास्ट आयरन का 1250। कास्ट आयरन मेनली ये 5 प्रकार के होते हैं जो मेरे सामने लिखे। आपको मैं बता दूं कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बताइए इनमें से कौन सा कास्ट आयरन का प्रकार है, कौन सा नहीं। तो कह देना सबसे पहला कास्ट आयरन होता है ग्रे कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन और एलॉय कास्ट आयरन। ठीक है, इस तरह से 5-6 तरह के कार्बन होते कास्ट आयरन होते हैं। एक और होता है नोडुलर कास्ट आयरन, नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर 8 के साथ जाएगा। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आप इसको जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगे उतना ही ज्यादा आप लोग के लिए बढ़िया रहेगा। बच्चों ये सवाल सबसे ज्यादा खास है, इसमें मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा, मजा आएगा। पूरा का पूरा पेपर फंसाऊंगा, देख लीजिएगा आपके एग्जाम में फिट आएगा। सवाल देखिए क्या है कि वी ब्लॉक के वी ढांचे का बताइए कोड क्या है। सर पहले मैं बता दूं ये वी ब्लॉक एक्चुअली में होता क्या है। आप लोग यहां पर देखिए वी ब्लॉक आपको दिखाई दिया है। अरे वी ब्लॉक कहां से कहां तक है, मैं पहले लाइनें खींच देता हूं ताकि आपको क्लियर है। ये देखो इस तरीके से आपको ये वी ब्लॉक नजर आ रहा होगा ऐसे। तो ये जो मैंने आपको दिखाया है सर ये वी ब्लॉक है, ये वी ब्लॉक देख लो। है तो मैंने इस तरह से वी ब्लॉक दिखाया है। और वी ब्लॉक का मेन उद्देश्य क्या होता है कि सर एक तरह का ये होल्डिंग डिवाइस होता है। क्या होता है बच्चा? वी ब्लॉक एक तरह का होल्डिंग डिवाइस होता है। ठीक है, होल्डिंग डिवाइस। सर वी ब्लॉक जो है एक सर्कुलर जॉब को होल्ड करता है। अगर कोई पूछे कि वी ब्लॉक किस तरह के जॉब को होल्ड करता है, तो कह देना सर ये होल्ड करता है तुम्हारे सर्कुलर जॉब को, सर्कुलर जॉब को। अच्छा सर सर्कुलर जॉब को होल्ड करता है। आप देखिए इसमें जो जॉब होल्ड है ना वो हमारा सर्कुलर जॉब है। तो एक तो होल्ड कैसे करेगा, क्या रखा जाएगा? नहीं सर, रखे जाने के साथ साथ ऊपर यू क्लैंप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यू क्लैंप लगाते हैं। तो देखिए ये जो ऊपर लगा है ना स्क्रू की सहायता से टाइट है, वो बताइए हमारा क्या है, वो बोला जाएगा यू क्लैंप। तो ऊपर वाला हिस्सा यू क्लैंप हो गया, नीचे वाला हिस्सा बताइए क्या हो गया? सर वी ब्लॉक हो गया। तो वी ब्लॉक और यू क्लैंप की मदद से हम किसी भी सर्कुलर जॉब को पकड़ सकते हैं। और ध्यान रखना यही हमारा कहलाता है वी ब्लॉक। सर वी ब्लॉक का पहला एक काम तो होल्डिंग डिवाइस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला काम ध्यान रखिएगा सब लोग, होल्डिंग डिवाइस होता है। उसके साथ साथ ध्यान रखना एक काम और भी होता है इसका। कई बार हम लोग इसका सेंटर फाइंड आउट करने के लिए भी वी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, मार्किंग करने के लिए भी वी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो होल्डिंग डिवाइस हो गया, दूसरा ध्यान रखना सेंटर फाइंड करने के लिए। ओके, सेंटर फाइंड करने के लिए भी वी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, है ना। दूसरा तीसरा ध्यान रखना मार्किंग करने के लिए, है ना, मार्किंग करने के लिए भी हम लोग वी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा मार्किंग करने के लिए। तो ये 3 काम हमारे वी ब्लॉक के होते हैं। बच्चों वी ब्लॉक में ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल है ना, ये एंगल ऐसे जाते हैं। सर ये एंगल कितना होता है, तो कह देना वी ब्लॉक का ये एंगल होता है 90 डिग्री। जो कि प्रश्न में यही पूछा गया कि वी ब्लॉक में खांचों के बीच का एंगल कितना होता है, तो कह देना 90 डिग्री होता है। ठीक है,
अब वी ब्लॉट सर आते कितने प्रकार के हैं, तो कह देना जब भी कभी वी ब्लॉट का ग्रेड पूछा जाए ना कि बताइए वी ब्लॉट कितने ग्रेड में आता है, तो कह देना सर ये 2 ग्रेड में आता है, ग्रेड नंबर ए, दूसरा ग्रेड नंबर बी। सर जो हमारा ग्रेड नंबर ए है, ध्यान रखना ये मोर एक्यूरेट होता है ना। पूछा जाएगा कि ग्रेड ए कैसा होता है, तो कह देना ये मोर एक्यूरेट होता है, जबकि ग्रेड बी कैसा होता है, तो कह देना ये होता है लेस एक्यूरेट। तो ए वाला मोर एक्यूरेट है, बी वाला लेस एक्यूरेट है। सर जो ग्रेड ए होता है वो बनाया जाता है तुम्हारा स्टील से, जबकि ग्रेड बी बताइए किससे बनाया जाता है, कास्ट आयरन से। मेरे भाई आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से देखिए जब हम लोग कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आते हैं ना, तो वी प्लॉट ऐसे हम 3 तरह के बना सकते हैं, देख लीजिए है ना। अब ये 3 तरह के क्या है, देखो भाई सबसे पहले मैं बता दूं, यहां पर ध्यान सुनना, यहां पर जो मैं बता रहा हूं यहां पर सर एक खांचा है, और देखो यहां पर कह सकते हो सिंगल वो लगाया गया है, ग्रुप लगाया गया है, ठीक है। तो एक खांचा सिंगल ग्रुप यहां पर है और एक लाइन यहां पर है ना। यहां डबल ग्रुप है, इसी तरह से यहां डबल वी ब्लॉक है। तो मतलब ये है कि हम लोग ग्रुप्स के अनुसार ये जो खांचा काटा गया ना बच्चों, देखो ये क्या है, तो कह देना इसको बोला जाता है ग्रुप्स। इसे क्या बोला जाता है, ग्रुप्स बोलते हैं। तो ये सिंगल ग्रुप से, ये डबल ग्रुप से, ये सिंगल ग्रुप से। और यहां देखिए यहां एक सिंगल वी है, यहां सिंगल वी है, यहां डबल वी है, ठीक है। इस तरीके से हम 3 तरह के बना सकते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर जो जाएगा वो 90 डिग्री के साथ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ड होल्डिंग डिवाइस है बच्चों, ध्यान रखना जब भी कभी हमें सर्कुलर जॉब को पकड़ना होता है वहां पर, और इसका मेन उद्देश्य होता है होल्ड करने में। जैसे कि हमने जॉब को पकड़ लिया, अब आपको यहां पर होल्ड करना है तो आप होल्ड कर दीजिए ड्रिलिंग मशीन लगा के। चलो नेक्स्ट आइए अगला। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है बच्चों। जब हम कहते हैं बच्चों माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो आप सब लोगों को ये तो पता है कि 1 माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। प्रश्न में मीटर है ही नहीं, प्रश्न में तो mm है। तो बच्चों मीटर को mm बनाने के लिए मुझे 10⁻3 से यहां मल्टीप्लाई करना होगा, और जैसे ही मैं 10⁻3 से मल्टीप्लाई करूंगा बताइए क्या बन जाएगा, mm। तो फाइनली देखिए 1/8000 मेरे हिसाब से 1/8000 mm आ जाएगा। तो 10⁻−3 बनेगा, और -3 का मतलब होता है 1/8000। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग क्या होता है बच्चों। आपको मैं बता दूं जो हमारे कॉम्बिनेशन सेट होते हैं ना, वो मेन 4 पार्टों को मिला के बनते हैं। जैसे कि ड्राइंग में मिनी ड्राफ्टर होता है ना, जो अकेले ही सारा काम निपटा लेता है, उसी तरह से कॉम्बिनेशन सेट होता है जो 4 लोगों का काम अकेले करता है। कॉम्बिनेशन सेट के जो 4 पार्ट होते हैं उनको जोड़ के बनाया जाता है ना बच्चों। मैं आपको बता दूं कॉम्बिनेशन सेट में स्केल होती है जो लाइनें खींचने काम में आती है। सर कॉम्बिनेशन सेट में एक कह सकते हो वो होता है प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर हेड होता है जो कि वृत्त और चाप खींचने काम में भी आ सकता है, और एंगुलर सरफेस बिल्कुल सही है, एंगुलर सरफेस बनाने काम में भी आता है। ये सारे के सारे आंसर हमारे सही है कॉम्बिनेशन सेट के। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि कॉम्बिनेशन सेट दिखता कैसे। ये देखिए ऐसा तो कुछ दिखता है हमारा कॉम्बिनेशन सेट, और याद रखना कॉम्बिनेशन सेट जो ऐसा दिखता है ये सारे पार्ट अलग अलग हो सकते हैं, इनको आपस में जोड़ा जाता है ना। तो बच्चों ध्यान रखना कॉम्बिनेशन सेट के 4 पार्ट होते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। सबसे पहला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं स्टेल। कई बार हम लोग स्टेल को ब्लेड भी लिख देते हैं। अब ये देखिए स्टेल, ये लाइन है, ब्लेड लाइन खींचने का आता है। दूसरा जो अगला पार्ट आता है जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड, प्रोटेक्टर हेड एक तरह का चांदे जैसा ही होता है। उसके बाद अगला हमारा आता है सेंटर हेड। ये देखिए यहां लगा हुआ है सेंटर हेड। और बच्चों ध्यान रखना जो चौथा आता है बच्चों उसका नाम है स्क्वायर हेड, वो लगा हुआ है स्क्वायर हेड। ओके, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि बताइए इनमें से कौन हमारे कॉम्बिनेशन सेट का हिस्सा नहीं है, तो कह देना कॉम्बिनेशन सेट में सर मेनली 4 पार्ट होते हैं, स्टेल, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड। ओके, तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल है प्रीत पंच का बिंदु कोण बताइए क्या होता है। पंच, ध्यान रखना ये जो पंच होता है ना, ध्यान रखिएगा इस पंच के मेन 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला जो पार्ट होता है सर इसको बोलते हैं हेड। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं हेड। इसके बाद ये वाला पार्ट होता है बच्चों, पूरा लंबाई वाला पार्ट, इसको बताइए क्या बोलते हैं, बॉडी। ये हमारी बॉडी होती है। और इसके बाद ध्यान रखना ये जो लास्ट का नीचे वाला पार्ट होता है ये सर इसको बोलते हैं हम लोग
टटिन एज या पंचिन एज बोलिए, टटिन एज ना बोलकर इसको पंचिन एज बोलिए, पंचिन एज बोलो भाई। तो किसी भी पंच के हमारे पास कितने मेन पार्ट होते हैं, तो कह देना 2 होते हैं, हेड, बॉडी, और लास्ट वाला बताइए पार्ट क्या होता है, जिसको बोला जाता है पंचिन हेड। ये जो पंचिन हेड है ना, इसी की मदद से हम लोग एक ये पता है क्या है सर, पंच का मतलब होता है ये परमानेंट मार्किंग टूल है, इससे हम लोग मार्किंग करते हैं। अच्छा सर मार्किंग, देखो जैसे कि मुझे इस जॉब को काटना है, कटाई करनी है, तो कटिंग करने से पहले कुछ मार्क तो करना पड़ेगा जहां कटाई करनी है। अब इससे पहले हम लोग ये कटिंग करते थे, मतलब मार्किंग करते थे खड़िया से, चोट से, लेकिन खड़िया चोट में क्या होता है, हाथ लगने पर वो छूट जाता है। लेकिन अगर आपने पंचिंग टूल से यानी पंचिंग से मार्किंग कर रखी है तो वो छूटेगा नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि जो पंचिंग होता है ना, पंच होता है, इसका मेन काम क्या होता है, तो कह देना ये एक तरह का परमानेंट मार्किंग टूल है। ये कैसा है सर, सर ये परमानेंट मार्किंग टूल है, ध्यान रखिएगा, परमानेंट मार्किंग टूल है। अब इसमें 3 एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जाते हैं। एक तो सेंटर पंच का पूछा जाता है, दूसरा प्रिट पंच का पूछा जाता है, और याद रखना एक और आता है तुम्हारा डॉट पंच। इन 3 एंगल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। तो मैं आपको पहले बताता हूं कि सेंटर पंच से शुरुआत करते हैं। तो बच्चों जब भी कभी आपके सामने सेंटर पंच आए कि बताइए सेंटर पंच का एंगल कितना होता है, तो कहना 90 डिग्री होता है। ओके, फिर इसके बाद आएगा डॉट पंच, तो बताइए डॉट पंच का एंगल कितना होता है, तो कह देना वो होता है सर 60 डिग्री। फिर इसके बाद आएगा प्रिट पंच, और प्रिट पंच का बताइए एंगल कितना होता है, पॉइंट एंगल जिसको बोलते हैं, तो कह देना वो होता है सर 30 डिग्री। तो ये तीनों एंगल आप लोग एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। और एंगल कैसे डिसाइड होता है देखो मैं बताऊं, जैसे कि मान लीजिए हमने किसी पंच का इस तरह से एज दिखाया, कटिंग एज दिखाया, ये किसी पंच का कटिंग एज है बच्चों, और अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाऊं तो ये जो एंगल होगा सर, यही हमारा एंगल कहलाता है पंच एंगल, और उसी की बात इन्होंने कही है। तो सवाल में हमारा प्रिट एंगल है ना, प्रिट पंच है, तो प्रिट पंच का बताइए कह सकते हो कि एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी। सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है। 10वां देखिए, बड़े वृत्त की मार्किंग के लिए हम लोग कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं, रिंग गेज, ट्रेमेल, हाइट गेज, डिवाइडर। बच्चों डिवाइडर का मेन काम क्या होता है, वो डिवाइड करता है चीजों को, है उसमें सर्किल को हाफ पार्टों में, हाफ पार्ट में। हाइट गेज से हम हाइट निकालते हैं। रिंग गेज बच्चों, जो हमारे रिंग गेज होते हैं ना, वो कह सकते हैं कि किसी सॉलिड सिलेंडर का वो बताते हैं कि इसका व्यास हमारे लिमिट के अंदर है कि नहीं, ये लिमिट गेज होते हैं एक तरह के। लेकिन जो ट्रेमेल होता है, ट्रेमेल की सहायता से बड़े वृत्त खींचे जाते हैं। तो जब भी कभी बड़े वृत्त का सवाल आए तो आपको ट्रेमेल बताना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, ऑटो कैलोरीमीटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है कि ऑटो कैलोरीमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं, ठीक है। चित्र में एक कॉम्बिनेशन दिखाया गया है ऑटो कैलोरीमीटर का। सबसे पहले मैं बता दूं, ऑटो कैलोरीमीटर में एक प्लेन मिरर होता है। आप देखिए ऑटो कैलोरीमीटर में क्या होता है, सबसे पहला यूज करते हैं प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर हो गया, ओके। इसी तरह से ध्यान रखना, ऑटो कैलोरीमीटर में एक लेंस भी इस्तेमाल किया जाता है सर, वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। ये दोनों चीजें ऑटो कैलोरीमीटर में इस्तेमाल की जाती है। और ऑटो कैलोरीमीटर की मदद से हम लोग क्या नापते हैं सर, एक एंगल मापते हैं, बहुत छोटा सा कोण मापते हैं। तो एंगल मेजरमेंट में हम लोग ऑटो कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बताइए ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, सी वाला उत्तर। नेक्स्ट आइए, वर्नियर डेप्थ गेज का अल्पत मान क्या होता है, लीस्ट काउंट बोला जा रहा है वर्नियर डेप्थ गेज। तो मैंने बताया कि जब भी कभी हम लोग वर्नियर हाइट या वर्नियर डेप्थ गेज का लीस्ट काउंट पूछेंगे बच्चों, तो जनरली क्या होता है कि इनमें जो भी जनरली मार्केट में वर्नियर कैलिपर आते हैं, उसके वर्नियर स्केल में 50 ठाने होते हैं। तो वर्नियर स्केल में 50 ठाने, तो मैंने कई बार बताया है कि जब वर्नियर स्केल में 50 ठाने होंगे तो 1/50, और 1/50 का मतलब होगा 0.02 mm। तो जितने भी आपके वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर हाइट गेज है, डेप्थ गेज है, ज्यादातर केस होकर ध्यान रखना, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो हमारा 0.02 होता है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि मिनिमम आप क्या नाप सकते हो उससे, तो मिनिमम हम 0.02 तक नाप सकते हैं। नेक्स्ट ये लो बच्चों, 13वां नंबर वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड सवाल है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि एक वर्नियर कैलिपर की मेन स्केल 29 mm की दूरी को वर्नियर स्केल के 20 बराबर भागों में बांटा गया।
है ना। बहुत ध्यान सुनो। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं भैया, ए आंसर गलत है। आप कहना कि अभी अभी सर आपने बताया, मैंने कहा बिल्कुल बताया, लेकिन आपने पूरी बात नहीं सुनी मेरी। वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल 29 mm को हमने वर्नियर कैलिपर की मेन स्केल 29 mm को बताइए हमने कितने भागों में बांटा है? 20 बराबर भागों में बांटा है। देखो, तो बोला जा रहा है कि इस वर्नियर कैलिपर का बताइए लीस्ट काउंट कितना होना चाहिए। बड़ी बात है। आपने 19 mm को बताइए कितने भागों में बांटा है? सर वर्नियर कैलिपर के 20 बराबर भागों में बांटा है, और आपको बोला जा रहा है कि आप इसका लीस्ट काउंट बताओ। ठीक है, तो कैसे निकलेगा इसका लीस्ट काउंट बताइए। 19 mm को 20 बराबर भागों में बांटा है। तो बच्चों ध्यान रखना, वैसे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालने का मतलब होता है कि मेन स्केल डिवीजन, है ना, माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, यही होता है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट निकालने का अगर शुरुआती फॉर्मूला देखा जाए कि बताइए लीस्ट काउंट निकालने का शुरुआती फॉर्मूला क्या है? तो कहना मेन स्केल डिवीजन, है ना, और बताइए वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन घटा दो तो आपका लीस्ट काउंट आ जाएगा। सर मेन स्केल डिवीजन क्या है? अब देखो, मेन स्केल 39 mm की दूरी है। अगर 39 mm की दूरी है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि यहां पर भैया हमारे पास 39 mm के ठाने होंगे। या फिर एक और काम भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी आप याद कर लो, और ये कहो तो डायरेक्ट बहुत अच्छा रहेगा कि जब भी कभी आपको लीस्ट काउंट निकालना हुआ करे तो आप हमेशा 8/n कर दिया करो। 8 क्या कर दिया करो? n। ध्यान रखना, 8/n करने का मतलब ये होता है, n होता है वर्नियर कैलिपर में ठानों की संख्या। वर्नियर कैलिपर में कितने ठाने हैं? 20। वर्नियर स्केल में 20 ठाने, और जैसे आप 20 ठाने कहोगे तो मेरे भाई आंसर जाएगा 0.05 के साथ, है ना। तो वर्नियर स्केल में जो भी हमारे ठाने हो आप उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल बोला जा रहा है कि जॉब में डक्टिलिटी और मशीनेबिलिटी को कौन से हीट ट्रीटमेंट विधि से सुधार सकते हैं? सबसे पहले देखो, साफ साफ लिखा हुआ है डक्टिलिटी और मशीनेबिलिटी सुधारनी है। मेरे भाई डक्टिलिटी और मशीनेबिलिटी सुधारने का अर्थ यह होता है कि आपको आपके जॉब के अंदर क्या पैदा करनी है? सॉफ्टनेस पैदा करनी है। क्या पैदा करनी है? सॉफ्टनेस। अब आप बताओ इनमें से वो कौन सी विधि है जो सॉफ्टनेस ले सकती है? तो ध्यान रखना, डक्टिलिटी, मशीनेबिलिटी है, इंटरनल स्ट्रेस, सॉफ्टनेस, ये कौन लेके आता है? सर ये मेन लेके आता है अनिलिंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर ए, डी, है ना। बच्ची टेम्परिन हार्डरिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि टेम्परिन हार्डरिन जो है ना, हार्डरिन हार्ड करता है, टेम्परिन ब्रिटलनेस को कम करता है। नॉर्मलाइजिंग भी कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन इसका सही आंसर नॉर्मलाइजिंग के साथ नहीं जाएगा सर, इसका आंसर जाएगा अनिलिन के साथ, क्योंकि नॉर्मलाइजिंग से अच्छा अनिलिन होता है। अनिलिन महंगा जरूर होता है, लेकिन मशीनेबिलिटी, डक्टिलिटी सुधारने के मामले में नॉर्मलाइजिंग से बेटर हमारा अनिलिन होता है। तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएगा? डी वाला उत्तर हमारा सही आ जाएगा। अनिलिन प्रोसेस हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है। भट्टी में ठंडा करते हैं हम लोग, धीरे धीरे ठंडा करते हैं, जिससे जॉब सॉफ्ट हो जाता है और मशीनेबिलिटी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट आइए, क्यूपोला फर्नेस में आप बताइए इनमें से किसका उत्पादन करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले बता दूं कि किसका उत्पादन करते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आए कि बताइए पिग आयरन, कच्चा लोहा, इसका उत्पादन किसमें करते हैं? तो कह देना कच्चा लोहा, जिसको आप पिग आयरन कहते हैं, इसका उत्पादन करते हैं हम ब्लास्ट फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस। जबकि अगर कोई पूछे कि कास्ट आयरन, सर इसका उत्पादन बताइए कहाँ किया जाता है? तो कहना कास्ट आयरन का सर उत्पादन किया जाता है क्यूपोला फर्नेस में। दोनों आंसर आप लोग को याद रखिए। अब इन्होंने ट्यूपोला, तो ट्यूपोला में कास्ट आयरन। अब आयरन वाला जो उत्तर है वो देखिए तांबा, एल्यूमिनियम, आला हो, ये नहीं हो सकता। आंसर बताइए किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, फेरस मेटल के साथ। ओके, चलो नेक्स्ट ईयर लो। बच्चों बोला जा रहा है कि अनिलिन में कंपोनेंट को निम्न तापमान तक गर्म करना शामिल होता है। देखो जब भी कभी मैं अनिलिन करता हूं ना, अनिलिन, तो अनिलिन करने में हमेशा अपनी जॉब को क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गर्म करना होता है ना, क्रांतिक तापमान के ऊपर गर्म करना होता है। होता क्या है कि जब हम अपनी जॉब को क्रांतिक तापमान के ऊपर गर्म करते हैं ना, तो जॉब के अंदर गामा आयरन बन जाता है, और धीरे धीरे ठंडा करने से जॉब हमारा सॉफ्ट हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना क्रिटिकल टेम्परेचर पे कहाँ गर्म करना होता है? सर ऊपर गर्म करना होता है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनिलिन में हम ठंडा कैसे में करते हैं? तो कहना अनिलिन में जो ठंडा किया जाता है बच्चों, वो फर्नेस में ठंडा किया जाता है, भट्टी में ही, है ना। और फर्नेस में जो ठंडा करना होता है वो तुम्हारा स्लो कूलिंग होता है। स्लो कूलिंग करने से बताइए हमेशा जॉब में क्या बनता है? सर जॉब में बनता है पीएल लाइट,
और जब मेरे दोस्त पीएल लाइट बनेगा तो तब बताइए जॉब कैसा हो जाएगा सर, तब जॉब हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। अगला सवाल बोला जा रहा है कि छेनी की अधिक भंगुरता को हटाने के लिए हम क्या करते हैं। आप छेनी देखा होगा, है ना। तो बच्चों जो हमारी छेनी होती है सबसे पहले हम उसको हार्ड करते हैं, है ना। छेनी को गर्म किया, गर्म करने के बाद तेजी से पानी में ठंडा किया, तेजी से पानी ठंडा करने के बाद बताइए क्या आ जाएगा, हार्डनिंग हो जाएगी, हार्ड। बच्चों जब भी कभी हम लोग हार्डनिंग करते हैं ना किसी भी टूल की, हैंड टूल की, तो हार्डनिंग करने के साथ साथ उसमें ब्रिटलनेस भी आ जाती है, भंगुरता भी आ जाती है। तो भंगुरता को कम करने के लिए हार्डनिंग के बाद हमें एक प्रोसेस और करना होता है। सर उस प्रोसेस का नाम होता है बताइए क्या, टेम्परिंग। क्या नाम होता है, टेम्परिंग नाम होता है मेरे भाई। टेम्परिंग करने से क्या होता है, ब्रिटलनेस कम हो जाती है। मैं बता दूं एक्चुअली में टेम्परिंग करने से क्या होता है। सर टेम्परिंग करने से दो चीजें होती है। पहला नंबर आपको बताना है कि देखो सर टेम्परिंग करोगे तो ब्रिटलनेस कम हो जाएगी, भंगुरता कम हो जाएगी। और टेम्परिंग करने से एक चीज बढ़ जाती है बच्चों, उस चीज का नाम है टफनेस। अरे टफनेस बताइए जिसको आप बोलते हैं कड़ापन, वो बढ़ जाता है। तो टेम्परिंग करने के यही दो उद्देश्य है। टेम्परिंग हमेशा ध्यान रखना टूल को हार्ड करने के बाद किया जाता है, इसलिए तो बोला जाता है हार्डन्ड एंड टेम्पर्ड टूल। सुना होगा आपने। चलो नेक्स्ट आइए बच्चों। 18वां नंबर सवाल बोला जा रहा है इनमें से कौन पृष्ठ कैथोडिक स्पेक्ट्रम को क्विक कूलिंग की आवश्यकता नहीं होती। आपको बताना है इनमें से किस में क्विक कूलिंग की आवश्यकता नहीं होती, तेजी से ठंडा करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं आपको बता दूं, आपने इनके नाम जरूर सुने होंगे। इंडक्शन हार्डनिंग, जिसमें हम लोग जॉब को कॉइल के बीच रखते हैं। जॉब को किसके बीच रखते हैं, जैसे कि मेरा ये जॉब है, तो इस जॉब को हम लोग ऐसे कॉइल के बीच रखते हैं और कॉइल के बीच रखकर गर्म करते हैं, है ना। फ्लेम हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ऐसे फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं, ज्वाला का इस्तेमाल करते हैं, फ्लेम हार्डनिंग ऐसे ज्वाला। अरे नाइट्राइडिन, सर नाइट्राइडिन में हम लोग नाइट्रोजन का पेनिट्रेशन करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन का पेनिट्रेशन करते हैं या नाइट्रोजन अंदर डालते हैं, आप ऐसा ही बोल सकते हो, पेनिट्रेशन करते हैं। जबकि अगर मैं बात करता हूं केस टार्बोराइजिन, केस टार्बोराइजिन में हम कार्बन का पेनिट्रेशन करते हैं। लेकिन इन सभी में नाइट्राइडिन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमें क्विंचिंग यानी क्विक कूलिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब अगर आपने जॉब को नाइट्राइडिन कर दिया तो वो जॉब हार्ड हो गया, फिर आप चाहे उसकी क्विंचिंग करो या फिर ना करो, बस समझे ना। अरे और बाकी सब में हमें क्विंचिंग करने की जरूरत पड़ती है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि बाकी सब में कार्बन है। आपको बता दूं केस हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, इन सब में कार्बन है, कार्बन की वजह से वो हार्ड होता है। लेकिन नाइट्राइडिन में नाइट्रोजन की वजह से ही हार्ड हो जाता है दोस्त मेरे। कार्बन जहां जहां होगा वहां क्विंचिंग करनी होगी, नाइट्रोजन की वजह से जो हार्ड होगा वहां क्विंचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो नाइट्राइडिन में कभी भी क्विंचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आइए 19, सामान्यतः सेपर का फॉरवर्ड स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक का अनुपात क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है ना बच्चों। हमेशा इस बात को याद रखना, जो हमारा सेपर मशीन होती है, जो हमारी सेपर मशीन होती है, तो सेपर मशीन हमेशा फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटाई करती है। हमेशा इस बात को याद रखना, सेपर मशीन हमेशा फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटाई करती है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये जॉब है और इस जॉब में कटाई करनी है, तो सेपर मशीन ऐसे धीरे धीरे पत 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 काटती जाएगी। जब वापसी आएगी तो वापसी स्ट्रोक खाली जाता है, तो वापसी जब आती है ना ऐसे वापस तेजी से आ जाती है। तो जाती तो धीरे धीरे है लेकिन वापसी तेजी से। अरे तो सेपर मशीन में दो तरह के स्ट्रोक होते हैं बच्चों। एक स्ट्रोक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड स्ट्रोक। सर फॉरवर्ड स्ट्रोक का मतलब है जो स्ट्रोक आगे की ओर जा रहा हो, वो हमारा कहलाएगा फॉरवर्ड स्ट्रोक। बच्चों ध्यान रखना, इसके अलावा दूसरा जो स्ट्रोक होगा बताइए वो कौन सा स्ट्रोक होगा, जिसको बोला जाएगा बैकवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, तो सेपर मशीन में दो तरह के स्ट्रोक होते हैं सर, फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है, बैकवर्ड स्ट्रोक होता है। इस बात को हमेशा याद रखना, जो हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है सर उसमें कटिंग होती है, उसमें क्या होती है, कटिंग होती है। जबकि बैकवर्ड स्ट्रोक क्या होता है सर, उसमें कोई कटिंग नहीं होती, वो खाली जाता है, खाली जाता है। खाली जाने का मतलब कोई कटिंग नहीं। तो जब फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होनी है तो उसका समय ज्यादा होना चाहिए, फॉरवर्ड स्ट्रोक का समय ज्यादा होना चाहिए। तो हमेशा इस बात को याद रखना, जो हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है बच्चों वो कटिंग होती है, इसलिए वो समय ज्यादा होता है, और बैकवर्ड स्ट्रोक का जो समय होता है सर वो कम होता है। ठीक है, इसीलिए अगर मैं इनका अनुपात पूछूं कि ऊपर फॉरवर्ड स्ट्रोक रखा जाए समय में और नीचे बैकवर्ड स्ट्रोक रखा जाए
तो बताइए ये अनुपात कितना होता है? तो ऊपर वाला समय ज्यादा है, नीचे वाला समय कम है, और ये अनुपात होता है 3:2। तो सवाल में लिखा क्या है सर? फॉरवर्ड और रिटर्न। रिटर्न का मतलब बैकवर्ड स्ट्रोक ही होता है, तो फॉरवर्ड मतलब आगे जाना, रिटर्न मतलब पीछे आना। तो ये अनुपात बताइए कितना हो जाएगा? 3:2 के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? सी वाला उत्तर होगा। चलो नेक्स्ट है 20वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिवेट? आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा रिवेट का पार्ट नहीं है? हरा सुनिए बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये रिवेट होती है। रिवेट हमेशा ध्यान रखना सॉफ्ट मटेरियल की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? सॉफ्ट मटेरियल की। ऐसे ऐसे, हरा ये रिवेट है। रिवेट में देखो आपका हेड होता है, ये हेड होता है, देख लीजिए। रिवेट में बीच वाला पार्ट हमारा सेंट होता है, सेंट होता है। नीचे वाला पार्ट टेल होता है, टेल, और टेल को कई बार हम पॉइंट भी कहते हैं, है ना। ये सब रिवेट है। लेकिन ध्यान रखना ये जो थ्रेड लिखा हुआ है ना सर, थ्रेड रिवेट का पार्ट नहीं होता। हमेशा इस बात को याद रखना, थ्रेड रिवेट में नहीं होती, ठीक है। अच्छा, रिवेट बताइए किस मटेरियल का बनाया जाता है? तो कह देना ये अक्सर बनाया जाता है सर सॉफ्ट मटेरियल का। अब याद रखिए रिवेट किसका बनाया जाता है? सर रिवेट बनाया जाता है सॉफ्ट मटेरियल का, है ना। कॉपर, जिंक और ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, एल्यूमिनियम, इनके बनाए जाते हैं रिवेट। रिवेट कभी कास्ट आयरन का नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं रिवेट कास्ट आयरन बनता? रिवेट लगाओगे, पीछे से पीटोगे तो कास्ट आयरन हो सकता है टूट ही जाए, है। जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए बच्चों। जब भी कभी हम अपने लोहे में चारों तरफ जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिसकी परत चढ़ा देते हैं? जिंक की परत चढ़ा देते हैं, है। तो जिंक की परत चढ़ा देने से जंग लगने का जो खतरा है वो बच्चों खत्म हो जाता है, जंग नहीं लगेगा। तो जब भी कभी हम अपने लोहे में जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। क्या बोला जाता है सर? गैल्वेनाइज्ड आयरन बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट आइए अगला। बच्चों अगला सवाल 22वां नंबर बोला जा रहा है कि सेपर में, है ना, सेपर मशीन में सीड वापसी यंत्रावली। बिल्कुल एकदम सही है। सेपर मशीन में हम लोग एक मैकेनिज्म यूज करते हैं, उस मैकेनिज्म का नाम होता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ध्यान रखना, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में बोला जा रहा है कि आवश्यक समय को कम किया जाता है। कौन सा समय कम किया जाता है? तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का मतलब है कि जाता तो धीमे धीमे, क्योंकि कटाई करनी है ना। देखो जाएगा धीरे धीरे, और इसके बाद जब वापस आएगा तो वो तेजी से आता है। तो जो समय कम किया जाता है बच्चों, वो केवल वापसी वाला स्ट्रोक कम किया जाता है, जिसको आप बोलते हैं रिटर्न स्ट्रोक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बताओ क्लच का यूज क्या होता है? अरे बच्चों याद रखना, ये जो क्लच है ना, ये ज्यादातर गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। और क्लच का मेन इस्तेमाल होता है, एक तो हम लोग जब आगे बढ़ाना होता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ानी होती है, तब भी क्लच इस्तेमाल करते हैं। जब गाड़ी में ब्रेक लगाना होता है तो भी क्लच का यूज है। देखो ब्रेक लगाना होता है ना हम गाड़ी में, तो पहले को क्लच डिसएंगेज करते हैं, क्लच डिसएंगेज करते हैं। और जैसे ही क्लच डिसएंगेज हो जाता है मेरे भाई, देखो आप गाड़ियों में, ये जो बाइक है, बाइक में ऐसे लेफ्ट हैंड पे क्लच लगा होता है, तो ऐसे क्लच छोड़ दिया, तो छोड़ देने का मतलब इंगेज, जुड़ गया, और ऐसे दबा दिया, डिसएंगेज, अलग हो गया। तो पहले ब्रेक लगाते समय हम ऐसे डिसएंगेज करते हैं, फिर ब्रेक लगाते हैं, ताकि क्लच में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, क्लच घिसे नहीं। तो क्लच का काम गाड़ी को धीमे करने में भी होता है, गियर बदलने में भी होता है। हाँ, गियर बदलते समय भी क्लच यूज किया जाता है, और इसके अलावा ब्रेक लगाते समय भी हम लोग क्लच का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। ये आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर। इसके में बताइए कि इसमें यूज किया जाता है। देखो आप लोगों के एग्जाम में जनरल फिजिक्स के भी क्वेश्चन आएंगे, और जनरल फिजिक्स भी आपका रेडी होना चाहिए। उन्होंने बोला है कि बताइए ट्रांसफॉर्मर किस में काम में आता है। अरे तो बच्चों ध्यान रखना, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो ज्यादातर काम में आता है एसी वोल्टेज में, डीसी वोल्टेज में काम नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ इसमें काम में आता है एसी वोल्टेज में। बच्चों हमेशा याद रखना, ट्रांसफॉर्मर दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेप अप, दूसरा स्टेप डाउन, है ना। तो पहला याद रखना, पहला ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है? स्टेप अप। और दूसरा जो ट्रांसफॉर्मर होता है सर, उसको बोला जाता है स्टेप डाउन। सर स्टेप अप वो ट्रांसफॉर्मर होता है सर जो वोल्टेज बढ़ा देता है, जो वोल्टेज बढ़ा देता है। स्टेप डाउन क्या होता है सर? जो वोल्टेज घटा देता है। ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मर जो है वो एक स्टैटिक मशीन होती है। कैसी मशीन होती है? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर मशीन होती है ना। और बच्चों स्थिर मशीन होने की वजह से ही ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता होती है बहुत ज्यादा होती है, 95% होती है, 95%। बच्चों जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है ना, उसमें प्राइमरी कॉइल छोटी होती है,
फेरों की संख्या कम होती है और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। ये है स्टेप अप। जबकि स्टेप डाउन में क्या होता है कि प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या मेरे भाई ज्यादा होगी और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कम होगी। ठीक है, तो कौन सी प्राइमरी कॉइल है तो कह देना ये तुम्हारी प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। ओके, ट्रांसफार्मर एक सिद्धांत पे काम करता है बच्चा। उस सिद्धांत का कोई नाम भी पूछे तो आपको बताना क्या है, अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो केवल किस पे काम करता है सर, केवल और केवल एसी वोल्टेज पे काम करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अगला सवाल बोला जा रहा है स्टील की प्रक्रिया में कठोरीकरण, है ना, स्टील कैन बी हार्ड क्विकली। बताओ इनमें से किसमें स्टील जो है तेजी से हार्ड किया जा सकता है, कार्बोराइजिन, साइनाइडिन, इंडक्शन हार्डिंग। साफ साफ लिखा है स्टील कैन बी हार्डेन क्विकली बाय द प्रोसेस। इनमें से बताइए वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें तेजी से हार्ड किया जा सकता है। तो बच्चों ध्यान रखना, कार्बोराइजिन, साइनाइडिन ये केस हार्डनिंग है। केस हार्डनिंग में क्या होता है मेरे भाई कि जॉब को पहले कार्बन, नाइट्रोजन इनका पेनिट्रेशन करना होता है, जिसके लिए समय बहुत लंबा चाहिए, है ना। लेकिन इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होता है बच्चा कि इसे आप जॉब को दो कॉइलों के बीच बांध दो, गर्म कर दो, पानी से ठंडा कर दो, खेल खत्म, हार्ड। तो तेजी से ठंडा करना इसमें जो होगा वो इंडक्शन हार्डनिंग में होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर। चलो नेक्स्ट आइए, अगला सवाल देखिए। 26 नंबर सवाल बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस विधि में निश्चित तापमान तक गर्म करने पर और फर्नेस में धीरे धीरे ठंडा होने पर, देखो साफ साफ लिखा है निश्चित तापमान तक गर्म करना और आगे वाली लाइन लिखी है फर्नेस में धीरे धीरे ठंडा करना। देख लो मेरे भाई, लाइन मिली ना, फर्नेस में धीरे धीरे ठंडा करना। और फर्नेस में धीरे धीरे बताओ ठंडा करना क्या सा प्रोसेस होता है, अनिलिंग होता है। देखो अनिलिंग फर्नेस में ठंडा करना होता है ना। हार्डरिंग में हम लोग क्विक कूलिंग करते हैं, तेजी से ठंडा करते हैं। और हार्डरिंग तेजी से ठंडा करते हैं तो बताइए किसमें ठंडा हो रहा, पानी में या फिर तेल में। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना, है ना। नाइट्राइडिन, सर नाइट्राइडिन एक ऐसी विधि होती है जिसमें हमें क्विक कूलिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है, नहीं जरूरत है हमें क्विक कूलिंग की, बिना क्विक कूलिंग करे ही नाइट्राइडिन में हार्ड हो जाता है। तो बिलाल इस सवाल का बताइए आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर होगा। नेक्स्ट 18/8 स्टेनलेस स्टील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार डेटा पूछा गया 18/8 स्टेनलेस स्टील क्या है। जब भी कभी 18/8, 18/10 इस तरीके से जो भी डेटा है स्टेनलेस स्टील का, तो याद रखना जो संख्या ऊपर लिखी होती है यानी 18, सर वो परसेंटेज बनेगा क्रोमियम का, 18% क्रोमियम। और दूसरा ध्यान रखना है जो 8% होगा वो हमारा क्या होगा, निकेल। अगर ये 18/10 होता तो 18% हमारा क्रोमियम, 10% निकेल। इन्होंने क्रोमियम का प्रतिशत पूछा है तो बताइए ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। इसी तरह से एक वर्ड आता है इनवार, इनवेयर भी कई बार हम लोग उसको बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, या फिर आपने सुना होगा इनवार। इनवेयर में 36% निकेल होता है। डायरेक्ट डेटा पूछा जाएगा कि इनवेयर में कितना परसेंट निकेल होता है, 36% होता है। नेक्स्ट आइए अगला, स्टेनलेस स्टील में जंग प्रतिरोधी क्षमता बताइए किसके कारण आती है। हरा बच्चों ध्यान रखना, स्टेनलेस स्टील में आप देखिए आपके घरों में लोहे की भी कढ़ाई होती है, और आप देखिए आपके घरों में लोहे के साथ साथ स्टेनलेस स्टील की भी कढ़ाई होती है। लेकिन जंग लोहे की कढ़ाई में लग जाता है, स्टेनलेस स्टील में नहीं लगता। पता है क्यों बच्चों, ध्यान रखना जो हमारे पास स्टेनलेस स्टील होता है उसमें क्रोमियम होता है, और जब भी कभी आप स्टील में क्रोमियम मिला दोगे मेरे दोस्त, कभी भी उसमें जंग नहीं लगेगा, कभी भी जंग नहीं लगेगा। तो क्रोमियम मिलाने से जंग नहीं लगता, है। और बच्चों स्टेनलेस स्टील में एक चीज और मिलाई जाती है, निकेल। निकेल मिलाने से पता है क्या होता है सर, निकेल मिलाने से जो भी हमारा स्टेनलेस स्टील है वो हाई टेम्परेचर सहन कर सकता है। तो हाई टेम्परेचर सहन करने की क्षमता हमारे पास निकेल मिलाने से आती है। ठीक है, तो फिलहाल इन्होंने जंग के बारे में ही बोला था, तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, बी वाला उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट आइए अगला। फिर ये वेल्डिंग का सवाल है ना। देखो अब मैं आपको बताऊं बहुत मजा आ रहा है ये सेट सॉल्व करने में, क्यों क्योंकि आज हमारा तीसरा सेट है। आत्मा को इतनी तसल्ली मिल रही है कि बस आपके 7 सेट और बचे हैं, जल्दी से मैं फिनिश कर दूं, 10 तारीख से पहले मैं फिनिश कर दूंगा, है ना। और आप इसको लगा के जरूर जाइएगा। फिलहाल मेटल का गलनांक, जोड़े जाने वाली धातु के गलनांक से बताइए क्या होता है, बहुत बढ़िया सवाल। आपको ये बताना है कि देखो आप लोग जब वेल्डिंग करते हो तो वेल्डिंग करते समय हमारे पास 2 तरह की बेस मेटल होती है। देखो पहली बेस मेटल, ये दूसरी बेस मेटल,
है ना। मान लीजिए ये दो बेस मेटल है सर, इन दो बेस मेटल को हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्त, जोड़ने के लिए हमें यहां पर एक फिलर रॉड लगानी होगी, है ना। सर ये मान लीजिए ये हमारे पास कौन सी रॉड है सर, ये रॉड है फिलर रॉड, ये हमारी फिलर रॉड है, वेल्डिंग की बात बता रहा हूं मैं यहां पर। और ये बताइए क्या है सर, ये हमारा है बेस मेटल। तो बोला जा रहा है कि बेस मेटल और फिलर रॉड इन दोनों में से किसका गलनांक ज्यादा होता है और किसका गलनांक कम होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। बोलो भाई, चलिए फिर अब जल्दी से कमेंट करके बताइए इनमें से किसका गलनांक कम होगा किसका ज्यादा होगा। तो हमेशा इस बात को याद रखना, जो हमारा फिलर रॉड होता है उसका गलनांक कम होता है, यानी पहले हमारा कौन पिघलेगा, फिलर रॉड, ठीक है। तो यह हमारा कह सकते हो पहले फिलर रॉड, तो फिलर रॉड का जो गलनांक होता है मेरे भाई याद रखिएगा वो कम होता है, और बेस मेटल का जो गलनांक होता है सर वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो फिलर रॉड का कम होता है, फिलर मेटल का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से क्या होता है, कम होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, अगला क्या है, ब्रेजिंग के लिए फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल एकदम सही बात है। कभी आप ब्रेजिंग प्रोसेस लेने जाइए तो ब्रेजिंग में हम लोग फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं ना। फ्लक्स क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो भी पिघली हुई धातु है उसका ऑक्सीकरण ना हो पाए, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हम लोग फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना जब भी कभी हम लोग फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं ना, फ्लक्स, तो हमेशा याद रखना फ्लक्स के तौर पे हम लोग बोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं, सोहागा जिसको बोलते हैं, Na2B4O7। हालांकि इंटू 10H2O जरूर होता है, लेकिन ध्यान रखना हम लोग धातुओं को ऊर्ध्वपातन होने से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं सर, बोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइए, बताओ सोल्डर, इनमें से बताइए सोल्डर जो है वो किसका मिश्र धातु है, सोल्डर किसका मिश्र धातु है। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि एक होता है सॉफ्ट सोल्डर और एक होता है हार्ड सोल्डर, ध्यान रखना, एक होता है सॉफ्ट सोल्डर और दूसरा बताइए कौन सा होता है सर, दूसरा होता है हार्ड सोल्डर। जितने भी हमारे सोल्डर होते हैं वो मेनली दो तरह की धातुओं के मिश्रण होते हैं, हार्ड सोल्डर, है ना। चलिए बताइए, देखो दोनों में कुछ और लिख दिया, वो सॉफ्ट और हार्ड लिख दिया, यहाँ सॉफ्ट, ठीक है कोई बात नहीं। तो ऊपर वाला है सॉफ्ट सोल्डर और नीचे वाला है हार्ड सोल्डर, है ना। बच्चों ध्यान रखना है जो हमारा सॉफ्ट सोल्डर या कोई भी सोल्डर होता है वो दो धातुओं का मिक्सचर होता है। इनमें से एक होता है लेड, दूसरा होता है टिन। लेड और टिन बच्चों इनको Pb+Sn से शो करते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो हमारे सॉफ्ट सोल्डर होते हैं ना उनका गलनांक कम होता है, ध्यान रखना इनका गलनांक 450 से कम होता है, ये स्टैंडर्ड है एकदम। और हार्ड सोल्डर का जो गलनांक होता है बच्चों वो 450 से ज्यादा होता है ना। देखो सॉफ्ट सोल्डर जब भी कभी यूज करते हैं, जब भी कभी सॉफ्ट सोल्डर यूज करते हैं तो उसको हम लोग प्रॉपर एक नाम देते हैं कि ये प्रोसेस हमारा सोल्डरिंग है। अगर आपने सॉफ्ट सोल्डर का इस्तेमाल किया है तो याद रखना सॉफ्ट सोल्डर का इस्तेमाल किया है तो उस प्रोसेस का नाम होगा सोल्डरिंग। और जब भी कभी हार्ड सोल्डर का इस्तेमाल करोगे तो इसका भी हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं जो नाम होता है तुम्हारा ब्रेजिंग, है ना। तो सॉफ्ट सोल्डर इज कॉल्ड सोल्डरिंग, हार्ड सोल्डर इज कॉल्ड ब्रेजिंग। नेक्स्ट है, सवाल का आंसर मिल गया ना, हाँ ठीक है। 32 देखिए बोला जा रहा है 32 नंबर में कि फाइल के स्ट्रोकों की प्रति मिनट संख्या कितनी है। फाइल का स्ट्रोक आपको पता है, फिटिंग शॉप में हम लोग फाइल का इस्तेमाल करते हैं, रेती भी कई बार इसको बोलते हैं, है ना। ये हैंडल की मदद से हम लोग जहां कहीं भी उसका साइज कम करना है फाइल इस्तेमाल कर देंगे। इन्होंने बोला है कि फाइल की प्रति मिनट औसतन संख्या क्या है। स्ट्रोकों की औसतन संख्या मतलब ये है कि जैसे कि आपने मान लो जॉब पकड़ा और हाथ में ऐसे फाइल पकड़ा, आप मेरी बात समझो, आप घिसते चले जा रहे हो तो कितने स्ट्रोक लगाने हैं। तो याद रखना 1 मिनट में जो औसतन संख्या होती है ना स्ट्रोक लगाने की, है ना। स्ट्रोक का मतलब है एक बार ऐसे किया वो एक स्ट्रोक हो गया, वापस आए दूसरा स्ट्रोक। अब आप खुद सोचो कि 1 मिनट में कितने स्ट्रोक, तो लगभग कितने होते हैं बच्चों, 20 से 40 नहीं होता इसका आंसर सही जाएगा 30 से 40। 30 स्ट्रोक बड़े आराम से लगाए जा सकते भैया, हाँ ठीक है। ओके इसके बाद और मैं बता दूं यहां पर ये मैंने आपको पार्ट ऑफ फाइल दिखाए हैं, जितने भी हमारे फाइल होते हैं उनके पार्ट होते हैं। सबसे पहले ये हैंडल होता है, हैंडल के बाद ये वाला जो हिस्सा होता है सर इस वाले हिस्से को बोलते हैं टेंड, और फिर ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है शोल्डर, फिर ये हील होता है इतना हिस्सा जहां पर कोई कटिंग एज नहीं होती है, और फिर यहां पर ये कह सकते हो किनारे वाला हिस्सा एज,
अच्छा, इसमें भी टेपर दिया रहता है, थोड़ा सा टेपर होता है, ध्यान रखना, ये सीधी नहीं होती है, फिर ये टिप होता है और ये वाला हिस्सा फेस होता है। तो ये हिस्से जरूर याद रखिएगा हमारे फाइल के कौन कौन से पार्ट क्या कहलाते हैं। अगला सवाल देखिए, लेथ का आकार निम्न में से किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? बहुत बढ़िया सवाल बच्चों। लेथ का स्पेसिफिकेशन है ना, इसको जरूर याद रखिए। लेथ के स्पेसिफिकेशन के सवाल हमेशा पूछा जाता है। लेथ का स्पेसिफिकेशन ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन हर बार आता है। तो मैंने पूरा ना पूरा फिटर वाले बैच में कंप्लीट पढ़ाया है, लेकिन मैं आपको ये चाह रहा हूं कि अभी थ्योरी पढ़ने से ज्यादा है कि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले। बच्चों, लेथ के स्पेसिफिकेशन में सबसे पहला जो स्पेसिफिकेशन आता है वो आता है केंद्रों के बीच की दूरी। केंद्रों के बीच की दूरी जिसको बोलते हैं लेंथ ऑफ बिटवीन द सेंटर। तो ये पहला स्पेसिफिकेशन है जिससे आप मार्केट में लेथ लेने जाओगे। दूसरा स्पेसिफिकेशन है हाइट ऑफ सेंटर। हाइट ऑफ सेंटर यानी केंद्रों की ऊंचाई, हाइट ऑफ सेंटर, यह भी एक स्पेसिफिकेशन होता है। बच्चा, एक और स्पेसिफिकेशन होता है लेंथ ऑफ बेड। लेंथ ऑफ बेड का मतलब बेड की लंबाई, यह भी एक स्पेसिफिकेशन होता है। इसी तरह से एक होता है स्विल डायमीटर, है ना, स्विल डायमीटर ऑफ जॉब, यानी जॉब जो है कितना डायमीटर में ढूंढ सकता है। इस तरह से 4-5 स्पेसिफिकेशन होते हैं, है ना। तो लेके टेपर टर्निंग, टेपर कटिंग, गति, शियर डेप्थ, ये सब स्पेसिफिकेशन नहीं है। सेंटर की हाइट, ये एक स्पेसिफिकेशन होता है। सेंटर की हाइट कई बार हम लोग टेरिस से लेते, ओवर द टेरिस, एंड सेंटर हाइट ओवर द बेड, दो चीजें होती है, ठीक है। तो लेथ स्पेसिफिकेशन में ऑप्शन नंबर हमारा बी जाएगा। नेक्स्ट आइए 34। बच्चों, अगला सवाल बोला जा रहा है कि यदि एकाधिक, एकाधिक का मतलब हो गया अचानक से, है ना, बोला जा रहा है कि वी बेल्ट ड्राइव की बेल्टों में से एक बेल्ट टूट जाए। वी बेल्ट ड्राइव देखिए ना, उसमें सब लंबाकार पट्टा यूज करते हैं। वी बेल्ट में पुली इस तरह से होती है, देखो मैं बताऊं, ऐसे पुली होती है, ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे। बच्चों, जो हमारा वी बेल्ट ड्राइव होती है उसमें ध्यान रखना इस तरह से पट्टा होता है, ऐसे, ये पट्टा। तो कई बार क्वेश्चन आएगा कि वी बेल्ट ड्राइव में कैसा पट्टा यूज करते हैं, कैसी बेल्ट यूज करते हैं, तो कह देना वी बेल्ट ड्राइव में हम लोग ट्रपेजोडियल समलंबाकार पट्टा यूज करते हैं। समलंबाकार ट्रपेजोडियल बेल्ट यूज करते हैं। बच्चों, ध्यान रखना, जब भी कभी वी बेल्ट ड्राइव में एक बेल्ट टूट जाती है ना, तो हम लोग बाकी सारी बेल्टों से काम तो चला सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको रिप्लेस कर देते सभी बेल्टों को। उसका रीजन ये है कि अगर सभी बेल्टों को रिप्लेस नहीं करेंगे तो उसमें स्लिप, क्रीप, इन जैसी घटना का आगमन हो जाता है। तो सभी बेल्टों को रिप्लेस कर देते हैं। ये सवाल का सही आंसर जाएगा। ध्यान रखना, हम चला तो सकते हैं लेकिन हम चलाते नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सवाल का सही आंसर होगा। तो बच्चों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। तापमान अधिक होता है, आपको बताना है कि ये जो 3 प्रोसेस है, इन 3 प्रोसेस में किसमें सबसे अधिक तापमान होता है। मैं सबका टेम्परेचर बता देता हूं। देखो, जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डरिंग का मतलब होता है सॉफ्ट सोल्डर यूज करना, उसका तापमान 450 से कम होता है। नॉर्मली मैं आपको बता दूं, सॉफ्ट सोल्डर का जो तापमान होता है नॉर्मली वो 210-220 के आसपास होता है। ब्रेजिन, सर ब्रेजिन का जो तापमान होता है वो भी लगभग 480 के आसपास होता है। लेकिन जब आप वेल्डिंग करने जाते हो ना, जैसे कि आप आर्क वेल्डिंग करिए, एसिटिलीन वेल्डिंग करिए, तो मेरे भाई उनके जो टेम्परेचर होते हैं वो 2800 डिग्री सेंटीग्रेड से 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना लंबा रेंज में भी चला जाता है? तो तापमान बताइए इनमें से सबसे अधिक किसमें होता है? तो कह देना तापमान सबसे अधिक होता है सर वेल्डिंग में। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? सी वाला उत्तर। ठीक, चलो नेक्स्ट। एक ही प्रकार की धातुओं को उसी धातु की फिलर रॉड से जोड़ा जाता है, तो बताइए कौन सी वेल्डिंग कहलाएगी? इस बात को हमेशा याद रखना, जब जोड़े जाने वाली धातु और फिलर मैटर वो दोनों एक ही होते हैं, जोड़े जाने वाली धातु और फिलर मैटर एक ही होती हैं, तो ऐसी वेल्डिंग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? होमोजीनियस वेल्डिंग। होमोजीनियस वेल्डिंग का मतलब ये होता है कि जोड़े जाने वाली धातु और फिलर मेटल वो दोनों बताइए कैसे हो? सर वो दोनों हमारे हो सिमिलर। अगर वो दोनों सिमिलर है तो ध्यान रखना वो हमारा होमोजीनियस होगा। अगर वो सिमिलर नहीं है, अगर वो सिमिलर नहीं है तो बताइए क्या होगा? हेट्रोजीनियस। सवाल में देखिए क्या है, दो एक ही प्रकार की धातु और उसी धातु की फिलर रॉड। ठीक है सर, आंसर मिल गया मुझे। आंसर हो जाएगा हमारा होमोजीनियस, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट है बच्चों, अगला सवाल है कि सेपर मशीन में फीड दी जाती है। बहुत बढ़िया सवाल, फीड कब दी जाती है? तो याद रखना, सेपर मशीन में जो फीड देते हैं ना हम लोग, फीड मतलब
जिसमें टटाई शुरू हो जाए, है ना। तो आप खुद मुझे बताइए, पहली बात तो फीड दी किसे जाती है, जॉब को दी जाती है, टूल को दी जाती है। तो सेपर मशीन में जो टूल होता है, टूल सर, टूल को हम लोग प्राइमरी मोशन देते हैं। देखो दो चीजें मैंने पहले बताई थी आपको, एक होता है प्राइमरी मोशन और ध्यान रखना दूसरा होता है तुम्हारा फीड। तो जब भी कभी प्राइमरी मोशन की बात करते हैं तो प्राइमरी मोशन का मतलब ये होता है कि मशीन किसे चला रही है अपनी तरफ से, समझो बात को, मशीन किसे चला रही है अपनी तरफ से। तो ध्यान रखना मशीन जो चलाती है दोस्त मेरे, वो चलाती है, सेपर मशीन की बात कर रहा हूं, सेपर मशीन में मशीन चलाती है अपनी तरफ से टूल को, इसलिए टूल को देते हैं प्राइमरी मोशन। और फीड किसे देते हैं सर, फीड देते हैं जॉब, है ना। जॉब को क्या दी जाएगी सर, जॉब को दी जाएगी फीड, धीरे धीरे चलाएंगे हम हाथ से। तो जॉब को जो फीड देते हैं वो उसी समय दौड़े ना जब कटिंग शुरू होने वाली है, कटिंग शुरू होने से पहले ही तो फीड दी जाएगी, इसीलिए इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला होता है। सेपर मशीन में फीड कब देते हैं, तो कटिंग के शुरू में, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट आइए अगला। बच्चों अगला सवाल है, आग लगने के मेन 3 कारक क्या है। तो जब भी कभी आपसे बोला जाए कि भैया सर बताओ आग कैसे लग सकती है, तो आग लगने के मेन 3 कारक में सबसे पहला जो होता है वो बच्चों होता है ईंधन। ईंधन हमें चाहिए ही चाहिए, बिना ईंधन के बताओ जलाओ डिटिसो। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। और बच्चों एक और चीज चाहिए होती है ऊष्मा, हीट। ये 3 अगर मिल जाएं तो पानी में भी आग लगा दे। हाँ तो बताइए आंसर किसके साथ जाएगा सर, आग बन जाएगी इन तीनों के मिलने से। तो ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर है। अच्छा एक सवाल यहां ये पूछा जाता है कि जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर सर, वो फायर एक्सटिंग्विशर जो है किसे हटाकर आग को बुझाते हैं। तो जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर है, चाहे वो CO2 टाइप हो, फोम टाइप हो, है ना, वो सब ऑक्सीजन की सप्लाई तो रोक देते हैं। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई तो रोक देते हैं तो वहां पर आग बुझ भी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सेपर मशीन में बड़े आकार के जॉब को किस में पकड़ते हैं। देखो भाई जो सेपर मशीन है ना, उसमें हमें जॉब को होल्ड करना होता है, पकड़े रखना होता है, और पकड़ने के बाद ऐसे फीड देनी होती है। लेकिन जितने भी बड़े आकार के जॉब होते हैं ना, उसे जो हम पकड़ते हैं वो क्लैंप बोल्ट और स्क्वायर बोल्ट में पकड़ते हैं। ध्यान रखना सेपर मशीन में बड़े जॉब को हम क्लैंप बोल्ट और स्क्वायर बोल्ट में पकड़ते हैं, ठीक है। वाइस में नहीं पकड़ सकते, पहले बात तो वाइस में पकड़ते भी नहीं है, तो क्लैंप बोल्ट और स्क्वायर बोल्ट तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, विदवर्थ ट्विट रिटर्न मैकेनिज्म में सेपर मशीन में क्या होता है। हरा बच्चों मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी कहा है कि जब हम क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की बात करते हैं, अच्छा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का ही पूरा नाम होता है विदवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ये अकेले पूरा नाम है। तो सेपर मशीन में हम लोगों का जो फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है वो धीरे धीरे होता है और बैकवर्ड स्ट्रोक तेजी से होता है ना। तो रिटर्न स्ट्रोक मूव फॉरवर्ड फास्टर देन, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। रिटर्न स्ट्रोक मूव फास्टर देन कटिंग स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक कटिंग स्ट्रोक की तुलना में तेजी से चलता है, एकदम सही है सर, ऑप्शन नंबर है। बाकी और कोई सही नहीं हो सकता, आप देख लो। कटिंग स्ट्रोक रिटर्न स्ट्रोक की अपेक्षा तेज, नहीं गलत है। रिटर्न स्ट्रोक कटिंग स्ट्रोक की अपेक्षा धीरे चलता है, रिटर्न स्ट्रोक धीरे चलता है, नहीं भैया गलत है। कटिंग स्ट्रोक तथा रिटर्न स्ट्रोक समान समय में चलता है, नहीं। चलो 41 नंबर देखिए, 41 नंबर बोला जा रहा है कि प्लेनर मशीन में किस स्ट्रोक में धातु कटाई होती है। अभी आप प्लेनर मशीन का क्वेश्चन है, प्लेनर मशीन हमेशा याद रखना उल्टा होता है। प्लेनर मशीन हमेशा कैसा होता है सर, प्लेनर मशीन हमेशा उल्टा होता है। कैसे भैया उल्टा, सुनो देखो, सेपर मशीन में फॉरवर्ड में कटाई होती है, ध्यान सुनो। जबकि अगर मैं बात करता हूं प्लेनर मशीन में, तो प्लेनर मशीन में मेरे भाई सेपर का जस्ट उल्टा होता है, जस्ट उल्टा। क्या उल्टा है मैं बताता हूं बच्चों, आपको मैं बता दूं, जब भी कभी हम लोग कटिंग की बात करेंगे, जब भी कभी कटिंग की बात करेंगे, तो सेपर मशीन में किस स्ट्रोक में कटिंग होती है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में, फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होती है। जबकि प्लेनर मशीन में ध्यान रखना बैकवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होती है, प्लेनर में बैकवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होती है ना। और अगर बात करते हैं कि कौन सा स्ट्रोक खाली जाता है, अब ये कटिंग वाला स्ट्रोक हो गया, अब मैं बता रहा हूं आपको खाली जाने वाला स्ट्रोक। तो जब भी कभी प्लेनर मशीन होती है ना मेरे भाई, तो प्लेनर मशीन में फॉरवर्ड स्ट्रोक खाली जाता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक खाली जाएगा। और सेपर मशीन में बताइए कौन सा स्ट्रोक खाली जाता है सर, बैकवर्ड स्ट्रोक खाली जाता है, याद कर लो इस बात को।
तो प्रश्न ये था कि प्लेनर मशीन में किस स्ट्रोक में धातु की कटाई होती है, तो कह देना वापसी स्ट्रोक। देखो वापसी स्ट्रोक को इन्होंने विड्रॉल दिया, विड्रॉल का मतलब होता है वापसी करना, निकालना। हालांकि यहाँ लिखा होना चाहिए था रिटर्न स्ट्रोक, कोई बात नहीं, आपको हिंदी में तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई वापसी स्ट्रोक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए अगला सवाल देखो क्या बोला जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलिंग मशीन का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है। इन्होंने बोला है कि एक कटर द्वारा धातु को काटने की प्रक्रिया जो कालखंड की यात्रा की दिशा में विपरीत दिशा में घूमता है। देखो कालखंड की यात्रा की दिशा के विपरीत साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस डायरेक्शन में जॉब चल रहा है उस डायरेक्शन के अपोजिट, उस डायरेक्शन के कैसा अपोजिट, आपको आंसर बताना है कि क्या होना चाहिए, है ना। तो जब भी कभी अपोजिट हो, जब भी कभी इन दोनों के चलने या घूमने की डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो हमारा होगा अप मिलिंग। अप मिलिंग में हमेशा अपोजिट होता है। डाउन मिलिंग, अब मैं आपको बता दूं, पहले तो आप पहले डायग्राम देखिए, है ना। जैसे कि वाला डायग्राम देखिए, इस वाले डायग्राम में जॉब ऐसे घूम रहा है, देखो जॉब ऐसे घूम रहा है और वर्क पीस ऐसे चढ़ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो दोनों डायरेक्शन सेम है। जो हमारा ये मिलिंग कटर है, मिलिंग कटर के घूमने की दिशा और वर्क पीस के चलने की दिशा, सर दोनों हमारी सेम है। और जब दोनों हमारी सेम है तो इसका मतलब बताइए ये कौन सी मिलिंग होगी, सर ये होगी हमारी डाउन मिलिंग। डाउन मिलिंग में कटर के घूमने की दिशा, वर्क पीस की चलने की दिशा दोनों सेम होती है। चलो ये अप मिलिंग, अप मिलिंग में देखो जॉब हमारा ऐसे चल रहा है और कटर हमारा ऐसे घूम रहा है, ये देखिए दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन है तो ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसा लगेगा कि ये ऊपर की ओर चढ़ रहा है, हरा कहाँ की ओर चढ़ रहा है, सर ये ऊपर की ओर चढ़ रहा है यहां से। तो ये हमारा बताइए कौन सी मिलिंग होगी, सर ये हमारी होगी अप मिलिंग। मेरे भाई आप जल्दी से बताइए, जल्दी से, यहां तक बात सबको क्लियर है ना। तो सवाल का जो सही आंसर जाएगा, इन्होंने बोला है कि सर अपोजिट है, अपोजिट है तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, अप मिलिंग। इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या बोला जा रहा है। 43 बोला जा रहा है कि मिलिंग ग्राइंडिंग ऑपरेशन में वर्क पीस को पकड़ने के लिए हम लोग किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। वर्क पीस को पकड़ना है बच्चों, वर्क पीस को पकड़ने वाली जो डिवाइस होती है उनका भी एक प्रॉपर नाम है, उसको बोलते हैं वर्क होल्डिंग डिवाइस। क्या बोला जाता है उसको, सर उसको बोला जाता है वर्क होल्डिंग डिवाइस। तो वर्क होल्डिंग डिवाइस की बात करना, तो वर्क होल्डिंग डिवाइस ध्यान रखना, ये जो जिट होती है ना, सर जिट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ड्रिलिंग में। अगर आपको वर्क पीस में होल्ड करना है तो वहां पर जो वर्क होल्डिंग डिवाइस हो रही है वो ड्रिलिंग हो रही है। लेकिन मिलिंग और ग्राइंडिंग में हम लोग फिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो मिलिंग और ग्राइंडिंग के लिए जो वर्क होल्डिंग डिवाइस होती है वो बताइए क्या होती है, फिक्सचर्स होती है। ठीक है, जिट का इस्तेमाल मैं फिर से बता दूं होल्ड करने में करते हैं और फिक्सचर का जो इस्तेमाल करते हैं वो मिलिंग और ग्राइंडिंग करने में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल ये है कि सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील बताइए इनमें से कौन होता है। बहुत बढ़िया सवाल बोला जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा, मैंने जब आपको इससे पहले वाला लेक्चर था यानी सेट नंबर 2 था, सर सेट नंबर 2 में मैंने इसकी पूरी डिटेल दी थी आपको, चाहे देख लीजिए ना। तो बच्चों जब हमने सेट नंबर 2 में इसकी पूरी डिटेल दी थी तो मैंने वहां आपको बताया था कि 3 तरह के ग्रेड होते हैं ग्राइंडिंग व्हील के। एक होता है सर सॉफ्ट ग्रेड, दूसरा बताइए कौन सा होता है, सर दूसरा होता है मीडियम ग्रेड, और तीसरा बताइए क्या होता है, सर तीसरा होता है हमारा हार्ड ग्रेड। सॉफ्ट ग्रेड, मीडियम ग्रेड और बच्चों हमारा अगला होता है हार्ड ग्रेड। ध्यान रखना ये जो हमारा सॉफ्ट ग्रेड होता है वो कहां से कहां तक होता है, तो अगर हम लोग अल्फाबेट ए से एच तक की बात करते हैं तो वो सॉफ्ट ग्रेड होता है। ठीक है, फिर आई से पी तक का मीडियम ग्रेड होता है। ध्यान रखना आई से पी तक का कहां होता है, मीडियम ग्रेड। और बच्चों क्यू से जो जेड होता है वो हमारा हार्ड ग्रेड होता है। तो ग्राइंडिंग व्हील 3 तरह के ग्रेड में होता है और तीनों ग्रेड मैंने आपको यहां समझा दी, है ना। तो बोला क्या जा रहा है, सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, तो ए से एच ध्यान रखना हमारा कौन सा होता है, सॉफ्ट ग्रेड होता है। चलो नेक्स्ट है अगला बच्चों, बोला जा रहा है कि साइड किनारे से पहली रिवेट की दूरी क्या कैसे निर्धारित की जाती है। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए तुम्हारे पास ये कोई प्लेट है ना बच्चों, अगर इस प्लेट में मुझे पहली रिवेट लगानी है, किनारे से पहली रिवेट लगानी है, तो एकदम किनारे पे मैं नहीं लगाऊंगा। अगर मैंने एकदम किनारे पे लगा दिया रिवेट और यहां पर होल्ड कर दिया या रिवेट को पीटा, तो बच्चों हो सकता है कि प्लेट हमारी फट जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो जब भी कभी हमें पहली रिवेट लगानी होती है ना मेरे दोस्त, तो वो हमेशा ध्यान रखना किनारे से कुछ दूरी पर लगाते हैं, है ना। किनारे से कुछ दूरी पर लगाते हैं
और ये जो दूरी होती है ना किनारे से, जिस दूरी पर रिवेट पहली रिवेट लगाई जाती है सर, ये दूरी होती है 2D। कितनी होती है? 2D। मतलब जो भी रिवेट का व्यास हो उस व्यास का 2D कर दीजिए, यही दूरी होती है। ठीक है, तो आंसर बताइए किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 इंटू डायमीटर ऑफ रिवेट्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो साइड किनारे की पहली रिवेट की दूरी बताइए कितनी होती है? 2D होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताइए 46 नंबर। बच्चों 46 नंबर बोला जा रहा है कि लेथ मशीन के हेड स्टॉक के पास बेड गैप बनाए रखने का क्या कारण है? पढ़ा होगा सबने लेथ मशीन। लेथ मशीन में आपको पता है कि यहां पर एक बड़ा सा बॉक्स होता है ना, इस बॉक्स को बोलते हैं हम लोग हेड स्टॉक, है ना। तो बच्चों यहां पर ये जो बड़ा सा बॉक्स होता है, ये बॉक्स कहलाता है हेड स्टॉक। तो हेड स्टॉक के बीच बहुत सारा यहां गैप होता है। ये गैप क्यों रखा जाता है? इन्होंने बोला है गैप क्यों रखते हैं, है ना। तो पहला देखिए लिखा हुआ है बेड का वजन कम करने के लिए, नहीं, बकवास आंसर। मशीन की कीमत कम करने, नहीं, सुंदरता बढ़ाने के लिए, गलत। बड़े व्यास वाली जांच के लिए, मतलब बड़े व्यास वाली जांच की मशीनरी के लिए एकदम सही है। अगर कोई बड़ा जॉब आ गया, छोटा जॉब है तो चलो ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई बहुत बड़ा जॉब है, हैवी जॉब है, और इस जॉब में तुम्हें मशीनिंग करनी है, तो हमें स्पेस रखना होगा ना। तो बड़े जॉब में मशीनिंग करने के लिए ही दोस्त मेरे यहां पर स्पेस रखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए बच्चों, अगला सवाल देखो क्या बोला जा रहा है कि नाइट्रोम, इन्होंने बोला है कि नाइट्रोम में कौन से तत्व होते हैं। ये एकदम आसान है और इसको याद करने की भी एक्चुअली में जरूरत नहीं होती, है ना। जब आप कहते हैं नाइट्रोम तो साफ साफ देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बनता है। उनमें से एक वर्ड बताइए क्या होता है? निकेल होता है, और दूसरा वर्ड बताइए क्या होता है? क्रोमियम होता है। ठीक है, निकेल और क्रोमियम ये हमारे दो वर्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? ए वाला उत्तर हो जाएगा, निकेल और क्रोमियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बताओ 48 नंबर सवाल देखिए क्या है। बोला जा रहा है कि आंतरिक टेपर होल, आंतरिक टेपर होल तो जांचने के लिए निम्नलिखित में से किस देश का प्रयोग करते हैं? सर इंटरनल टेपर होल जांचना है, मैं पहले बता दूं तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें जांचना किसको है? होल को, है ना। तो होल को जांचने के लिए क्या चाहिए? शाफ्ट चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना, जांचना हमें होल है, यानी होल हमारी वर्क पीस है। तो बताइए होल को जांचने के लिए हमेशा शाफ्ट चाहिए, तो गेज हमारा शाफ्ट के आकार का होना चाहिए। बच्चों जितने भी गेज शाफ्ट के आकार के होते हैं वो सब प्लग गेज की कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? प्लग गेज। अब देखो कहीं पर थ्रेड तो है नहीं है, तो थ्रेड गेज गलत है ना। और स्क्वायर गेज, रेक्टेंगुलर गेज, अरे ये सब गलत है भैया। सीधा सीधा एक ही आंसर दिखाई दे रहा है मुझे, टेपर प्लग गेज। और टेपर क्यों? क्योंकि आंतरिक टेपर नापना है। ओके, तो आंसर बताइए किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, अगला सवाल लिखा हुआ है लंबी जॉब के को बीच से लटकने के लिए कौन सी युक्ति सहारा देती है ना। बच्चों जब भी कभी आप लोग कभी भी आपके लेथ मशीन में मशीनिंग करने जाओ, जैसे कि मान लीजिए लेथ मशीन है ना, और जब भी कभी हम इसमें मशीनिंग करने मेरे दोस्त जाते हैं तो हम लोग ना इसको बीच में से सहारा दे देते हैं। क्यों ये सहारा क्यों देते हैं? बच्चों सहारा इसलिए देते हैं ताकि ये जॉब लटक ना सके, घूमते समय बटन ना कर सके, मुड़ ना सके, है ना। ये जो सहारा देते हैं बच्चों, इस पार्ट को बताइए हम किस नाम से जानते हैं? सर इसको बोलते हैं रेस्ट, रेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है, स्टडी भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, रेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। स्टडी भी बोलते हैं। एक्चुअली में रेस्ट जो होते हैं, स्टडी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। स्टडी रेस्ट होता है और एक डायनेमिक रेस्ट होता है। तो स्टडी रेस्ट से वहां से उठा लिया गया है इसका जवाब। ओके, ऑप्शन नंबर डी। और लंबी जॉब के बारे में एक बात और सुन लो, लंबी जॉब को जब भी कभी मशीन में पकड़ना होता है ना, तो हमेशा ध्यान रखना बिटवीन द सेंटर पकड़ते हैं। लंबे जॉब को पकड़ने के लिए हमें बिटवीन द सेंटर पकड़ना होता है। हेड स्टॉक का जो सेंटर होता है वो हमारा लाइफ सेंटर कहलाता है, और डेड स्टॉक का, टेल स्टॉक का जो सेंटर होता है वो हमारा डेड सेंटर कहलाता है। टेल स्टॉक, डेड सेंटर। नेक्स्ट आइए 50 देखिए 50 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि ड्राइविंग प्लेट का उपयोग किया जाता है। उन्होंने बोला है कि बताइए ड्राइविंग प्लेट का उपयोग कहां किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है। बच्चों याद रखना, ड्राइविंग प्लेट का उपयोग करने के लिए हमें ना जॉब को बिटवीन द सेंटर पकड़ना होता है। जैसे कि मैंने जॉब पकड़ा ना ऐसे। अब आप खुद मुझे बताइए, ये वाला पॉइंट यहां है, ये वाला पॉइंट यहां है, तो क्या जॉब घूम जाएगा? नहीं। होता क्या है कि इसके आगे ना यहां पर एक पीछे एक ड्राइविंग प्लेट लगी होती है, फिर उस ड्राइविंग प्लेट के आगे एक पतली सी वो लगी होती है,
टी लगी होती है ना, पिन लगी होती है जिसको बोलते हैं, और इसी पिन से सहारा दिया जाता है, हमारे यहाँ एक आकृति लगाई जाती है जिसको बोलते हैं डॉट, ऐसे। तो बच्चों ये जो प्लेट लगाई जाती है ना, इस प्लेट का नाम होता है ड्राइविंग प्लेट। ये प्लेट है ड्राइविंग प्लेट, ओके। और ये जो ऐसे पटड़ लगाई जाती है, इस पटड़ का नाम होता है डॉट, ठीक है, डॉट, या फिर इसी को हम कैरियर के नाम से मानते हैं, डॉट या कैरियर। और ये हमारी पिन हो रही। तो जब भी कभी हमें जॉब को बिटवीन द सेंटर पकड़ना होता है तो हमें ड्राइविंग प्लेट, डॉट्स, इनका सहारा लेना पड़ता है, बिना इनके आप जॉब को घुमा ही नहीं सकते। तो बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा। ड्राइविंग प्लेट का प्रयोग किया जाता है कार खंड के साथ पिक्चर लगाना, केंद्रों के बीच शाफ्ट लगाना, केंद्रों के बीच शाफ्ट लगाना, घुमाना, ठीक है, यही सही है। रोटेटिंग शाफ्ट अप्लाई बिटवीन द सेंटर, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। चलो नेक्स्ट आइए, बताओ 51 नंबर, लेथ का स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं। मेरे भाई इन्होंने बोला है कि जो लेथ मशीन होती है, अब मुझे बताओ उसका स्पेसिफिकेशन कैसे करोगे। तो बच्चों मैंने अभी आज ही के वीडियो में बताया है आप लोगों को लेथ का मशीन के स्पेसिफिकेशन के कौन कौन से तरीके होते हैं। पहला देखिए लिखा है खराद की पूर्ण लंबाई, सर ये तो सम्मिलित होता है, इन्होंने बोला सम्मिलित नहीं है। केंद्रों के बीच की दूरी बिल्कुल सम्मिलित होता है। अरे जॉब का अधिकतम व्यास जो कैरेज में, ये भी सम्मिलित होता है। इन्होंने ये बोला है कि वो स्पेसिफिकेशन बताइए जो लेथ में सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर जाएगा नंबर ऑफ स्पिंडल मोशन या नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड। सर ये सम्मिलित नहीं है। हम लोग लेथ की स्पीड, लेथ का स्पेसिफिकेशन स्पिंडल स्पीड के अनुसार करते ही नहीं है ना। वैसे एक चीज और आती है, मुझे याद आ रही है, सुन लीजिए बच्चों। जो लेथ मशीन में स्पिंडल स्पीड होती है, स्पिंडल स्पीड, कई बार तुमसे क्वेश्चन आएगा कि स्पिंडल स्पीड बताइए। सर स्पिंडल स्पीड बताइए कि ये किस श्रेणी में होती है, स्पिंडल स्पीड जो होती है वो किस श्रेणी में होती है। तो कह देना लेथ के स्पिंडल की जो स्पीड होती है सर वो ग्रोथर श्रेणी बनाती है। कौन सी सीरीज बनाती है, ग्रोथर श्रेणी बनाती है। इसको नोट डाउन कर लेना कहीं पर। 52 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस चक में जॉब को अधिकतम मजबूती से पकड़ा जा सकता है। इन्होंने बोला है कि आप उस चक का नाम मुझे बताइए जिसमें जॉब को अधिकतम मजबूती से पकड़ा जा सकता है। तो कह रहा भैया जॉब को उस चक में हम अधिकतम मजबूती से पकड़ेंगे जिसमें जबड़े ज्यादा होंगे। तो ये थ्रीजा जबड़ा, सर थ्रीजा जबड़ा में जो एंगल होता है ना दो जबड़ों के बीच का, वो 360/3 यानी 120 डिग्री। फोरजा जबड़े में एंगल होता है 360/4 यानी 90 डिग्री। हरा वैसे टूजा कुछ होता नहीं है, इन्होंने टूजा ऑप्शन बना दिया, कोई बात नहीं। कॉलेट चक जो होता है वो हमेशा ध्यान रखना हल्के जॉब को पकड़ता है। तो हल्के जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग कॉलेट चक का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल इन्होंने बोला है कि अधिक मजबूती के साथ बताइए किसमें पकड़ा जा सकता है। तो आंसर इसका जाएगा फोरजा चट। अरा फोरजा चट, चट चट चट। क्यों भैया, क्योंकि इसमें 4 जबड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़। तो बच्चों हमारा अगला सवाल लिखा हुआ है 53 नंबर कि हाफ नट किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों मैं पहले आप लोगों को बता दूं, ये हाफ नट एक तरह का लीवर होता है ना। और जैसे ही हम हाफ नट लीवर को दबाते हैं, ऐसे पुश करते हैं, तो पुश करते समय होता क्या है कि हमारा जो कैरेज है ना, लेथ मशीन का क्वेश्चन है ये। हाफ नट लीवर को जैसे हम लोग पुश करते हैं तो कैरेज हमारा लीड स्क्रू से जाकर जुड़ जाता है। किससे जाकर जुड़ जाता है सर, लीड स्क्रू से जाकर जुड़ जाता है। बच्चों जैसे ही हाफ नट लीवर दबाते हैं तो कैरेज हमारा लीड स्क्रू से जाकर जुड़ जाता है। और बच्चों जैसे ही लीड स्क्रू जाकर जुड़ जाता है तो हमारे कैरेज में ऑटोमेटिक फीड आ जाती है। कैसी फीड आ जाती है, ऑटोमेटिक फीड आ जाती है, ऑटोमेटिक फीड। फिर आपका प्रश्न ये बनेगा कि ऑटोमेटिक फीड किस लिए दी जाती है। तो कह देना ऑटोमेटिक फीड दी जाती है थ्रेड कटिंग के लिए, है ना, थ्रेड कटिंग के लिए। जब हम लोगों को चूड़ी काटना होता है मेरे भाई, तो चूड़ी काटते समय हम लोग ऑटोमेटिक फीड देते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ओके, तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर किसके साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर होगा फॉर कटिंग बैंगल्स। बैंगल नहीं होता, चूड़ी को थ्रेड बोलते हैं, बैंगल्स तो वो वाली चूड़ी होती है जो पहनी जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होना चाहिए। बहुत प्यारा सवाल था। मोर्स टेपर क्या होता है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो बच्चों। जो हमारा लेथ मशीन का सेंटर होता है, आपने लेथ मशीन का सेंटर देखा नहीं देखा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी आप लेथ मशीन के सेंटर को थोड़ा गौर से देखिए तो वो सेंटर ऐसे होता है, कुछ ऐसे, है ना।
ध्यान रखना लेथ मशीन का जो सेंटर होता है मेरे भाई उसमें एक टेपर दिया जाता है, ये टेपर। तो क्वेश्चन आता है कि लेथ मशीन के सेंटर में कौन सा टेपर दिया जाता है, तो कह देना मोर्स स्टैंडर्ड टेपर होता है, मोर्स स्टैंडर्ड टेपर होता है। और याद रखिएगा मोर्स स्टैंडर्ड टेपर होता कितना है 1:20, कितना होता है 1:20 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन आता है कि लेथ मशीन का जो सेंटर होता है इसमें पॉइंट एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। एक बात और याद रखिएगा, लेथ मशीन का जो सेंटर होता है इसमें ये जो टिप बनाई जाती है ना, सेंटर टिप, ये सेंटर टिप, ये किस पदार्थ की बनाई जाती है, तो कह देना ये बनाई जाती है कार्बाइड की, जिससे कि सेंटर घिस ना सके, है ना। तो मोर्स स्टैंडर्ड टेपर होता है 1:20। ऑप्शन नंबर बताइए कितना हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है अगला। बच्चों हमारा अगला सवाल लिखा हुआ है एक्मे चूड़ी के लिए बताइए कितना एंगल रखा जाता है। एक्मे चूड़ी, ध्यान रखना एक्मे चूड़ी का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये चूड़ी कहां पर प्रयोग की जाती है, सर ये चूड़ी प्रयोग की जाती है लीड स्क्रू में, है ना। कभी आप एक्मे चूड़ी को देखिए तो उसका जो टॉप और बॉटम होता है ना वो इस तरीके से समलंबाकार होता है। ऐसे कैसे होता है सर, समलंबाकार होता है ना। देखो एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी चूड़ी का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इस ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं ट्रीस्ट, है ना। नीचे वाला जो हिस्सा होता है इस हिस्से को बोला जाता है फ्लैंक, और नहीं गलत बता दिया, सॉरी। नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो होता है रूट, और ट्रीस्ट और रूट को जोड़ने वाली जो सरफेस होती है सर ये सरफेस होती है बच्चों फ्लैंक, है ना। ये हमारी एक्मे थ्रेड होती है। एक्मे थ्रेड में जो एंगल होता है मेरे दोस्त, इंक्लूडेड एंगल, वो हमारा कितना होता है 29 डिग्री का एंगल होता है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो आ जाइए, अगला सवाल लिखा हुआ है लीड स्क्रू किस प्रकार की चूड़ी रखता है। अरे बच्चों ध्यान रखना, लीड स्क्रू में जो चूड़ी होती है, अरे लीड स्क्रू में भी तो चूड़ी होती है, तो एक तो अगर कोई पूछे कि कैसी थ्रेड होती है तो आपको बताना है एक्मे थ्रेड। लीड स्क्रू में कैसी थ्रेड होती है, तो थ्रेड का अगर प्रकार पूछा जाए कि किस तरह की थ्रेड होती है तो आपको बताना है कि उसमें सर होती है एक्मे थ्रेड। और लीड स्क्रू में जो थ्रेड पाई जाती है बच्चों सिंगल स्टार्ट थ्रेड होती है, सिंगल स्टार्ट। अरे बच्चों होता क्या है कि सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट, ट्रिपल स्टार्ट, ये मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में एक क्वेश्चन डाला था, वहां मैंने आपको बताया था कि सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट और मल्टी स्टार्ट थ्रेड क्या होती है। 57 नंबर देखिए, इनमें से कौन सी पैरेलल स्क्रू रिंग गेज का परीक्षण करने के लिए सर्वोत्तम गेज मशीन है ना। इनमें से कौन सी पैरेलल स्क्रू रिंग गेज इसका परीक्षण करने के लिए सर्वोत्तम गेज मशीन है। साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पर सर स्क्रू रिंग गेज की बात हो रही है। आंसर यहीं से मिल जाएगा कि भाई स्क्रू रिंग गेज हमारा थ्रेड गेज होगा, ऑप्शन नंबर बी, और कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बोरिन। बच्चों यहां पर मैं एक छोटा सा डिफरेंस बताऊंगा ड्रिलिंग, बोरिन और रीमिन में, कई बार ये डिफरेंस आता भी है आपके एग्जामों में। याद रखना क्रिएटिंग द न्यू होल्स मतलब नए होल को बनाना। बच्चों ध्यान रखना जो नए होल को बनाना होता है वो बताइए क्या कहलाता है, ड्रिलिंग। ड्रिलिंग हमारा नए होल को बनाना होता है। जबकि अगर मैं आपसे पूछूं कि बने हुए होल को बड़ा करना, है ना, बड़ा करना, वो क्या कहलाता है, इनलार्ज करना, सर ये कहलाता है तुम्हारा बोरिंग। बोरिंग का मतलब है कि पहले से बने हुए होल को बड़ा करना। और बच्चों ध्यान रखना अगर हमने जो है होल की फिनिशिंग की हुई है यानी परफेक्ट गोल शेप दे रखा है तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं, रीमिंग, है ना। तो इन्होंने सिर्फ बोरिंग पूछा है तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएगा, सी, इनलार्ज द होल। ठीक है, चलो आ रही। टम्बलर गियर मैकेनिज्म में कितने गियर होते हैं। बच्चों टम्बलर गियर मैकेनिज्म का यूज जरूर याद कर लो, इसका यूज क्या होता है। जब भी मैं पूछूं टम्बलर गियर मैकेनिज्म तो कहना टम्बलर गियर मैकेनिज्म का मतलब ये होता है, ये एक मैकेनिज्म होती है, यहां मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। तो टम्बलर गियर मैकेनिज्म कहां यूज करते हैं हम लोग, सर हम लोग यूज करते हैं इसको लेथ मशीन में। कहां पर, लेथ मशीन में। और हमेशा इस बात को याद रखना लेथ मशीन में जो मैकेनिज्म यूज की जाती है मेरे भाई, इस मैकेनिज्म का मेन काम क्या होता है। सर इस मैकेनिज्म का मेन काम होता है कि जो हमारा लीड स्क्रू लगा हुआ है ना, सर लीड स्क्रू लगा हुआ है उसके घूमने की दिशा कंट्रोल करना, है ना, उसके घूमने की दिशा को कंट्रोल करना। लीड स्क्रू के घूमने की दिशा क्लॉकवाइज करना, एंटी क्लॉकवाइज करना, ये सब हमारे टम्बलर गियर मैकेनिज्म का वो है, ध्यान रखना। इसके टम्बलर गियर मैकेनिज्म में 3 यूनिट होती है, इसका एक पूरा सेट होता है और उस सेट में कितने गियर होते हैं, 3 गियर होते हैं। अरे कभी आप इसको मैं अगले वाले इमेज में लेके जरूर आऊंगा। चलो आ जाइए अगला सवाल। बच्चों अगला सवाल 6वां नंबर लिखा है कि टन का, टन नहीं नट
है ना, ये टन नहीं बोलेंगे, मैंने उल्टा पढ़ दिया, नट। नट का सर्वाधिक आम आकार क्या होता है ना बच्चों? आप लोगों को पता है कि नट का मतलब ये होता है जो पीछे ऐसे घुमाया जाता है, बोल्ट के पीछे लगा के, वही तो नट है ना। तो नट का जो सबसे आम आकार होता है मेरे दोस्त, वो कौन सा होता है? तो कह देना वो सबसे आम आकार होता है हेक्सागोनल। ठीक है, तो हेक्सागोनल जो नट है ना, ये सबसे ज्यादा आम आकार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? डी वाला आंसर होगा हेक्सागोनल। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रैट एंड पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है? आप बताइए इनमें से कौन रैट एंड पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है? देखो, माइक्रोमीटर का सिद्धांत बड़ा ही क्लियर है सर। माइक्रोमीटर का सिद्धांत होता है नट एंड बोल्ट। अरे तो जब आपसे कोई पूछे कि नट एंड बोल्ट में, नट एंड बोल्ट ये बताइए माइक्रोमीटर के सिद्धांत पे काम करता है, कह देना नट एंड बोल्ट। इसके अलावा वर्नियर कैलिपर या जितने भी वर्नियर हाइट गेज है, वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर डेप्थ गेज है, वो किसके सिद्धांत पे काम करता है? सर ये काम करता है दो स्केल के अंतर पे, दो पैमाने के अंतर के सिद्धांत पे काम करता है। जबकि एक और चीज मैंने बताई, डायल टेस्ट इंडिकेटर या इसको डायल गेज इंडिकेटर भी कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि डायल गेज इंडिकेटर पहले निकालता क्या है ना। तो डायल गेज इंडिकेटर की मदद से हम लोग सरफेस रफनेस बताते हैं। तो सरफेस रफनेस का पता डायल गेज इंडिकेटर करता है, ध्यान रखिएगा। और इसी में रैट एंड पिनियन मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दूं रैट एंड पिनियन का मतलब क्या होता है। इस तरह से ऐसे रैक होता है ना, और यहां पर एक घूमने वाला पार्ट होता है, इसमें भी दांते बने होते हैं ऐसे। रैक ऐसे जाएगा तो पिनियन ऐसे घूमेगा, रैट एंड पिनियन। इस मैकेनिज्म का नाम होता है रैट एंड पिनियन। इसी का इस्तेमाल हम लोग डायल गेज इंडिकेटर में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, ये लो, स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.02 से 2%। कास्ट आयरन में होता है 2 से 4%। तो सवाल मिलेगा स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो कह देना सर 2% से कम वाला उत्तर बताइए। फिर 2% के कम वाले उत्तर में हम बहुत सारे स्टील डिफाइन कर देते हैं, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, डेड कार्बन स्टील। इनमें भी परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। फिर इनमें भी स्टील डिफाइन कर लेते हैं, हाइपोयूटेटाइड स्टील, यूटेटाइड स्टील, हाइपर यूटेटाइड स्टील। देखो मुझे लगता है कि पिछले वाले लेक्चर में शायद मैंने लो, मीडियम, हाई सब बता दिया था। मैं हाइपो, हाइपर और वो बता देता हूं। देखो सबसे पहला जो स्टील होता है बच्चों, उसे बोला जाता है यूटेटाइड स्टील। नाम सुन लीजिए, यूटेक्टॉइड स्टील। सबसे पहला स्टील होता है यूटेक्टॉइड स्टील। इससे ऊपर जो वाला स्टील होगा वो होगा हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ये तुम्हारा जो है चैप्टर पढ़ाया जाता है जब आप आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम पढ़ते हो, लौह कार्बन आरेख पढ़ते हो, तब ये पढ़ाया जाता है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको लो कार्बन, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन आता होगा, क्योंकि मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया है। बच्चों यूटेक्टाइड स्टील वो स्टील होता है जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.83 से कम हो, 83 के बराबर हो, बराबर होगा तो यूटेक्टाइड स्टील। हाइपो यूटेक्टाइड स्टील वो होगा जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.83% से कम होगा, तभी तो आप हाइपो वर्ड लगाते हो। और हाइपर यूटेक्टाइड स्टील बच्चों वो होगा जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.83% से ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट है 63 नंबर देखिए। 63 नंबर बोला जा रहा है कि जिस फ्लैट बेल्ट ड्राइव की संचालक शाफ्ट पर 8 पुली और संचालित शाफ्ट पे 2 पुली। बच्चे ये तो हमारा कौन सी पुली होगी? टाइट एंड लूज पुली। कई बार हम लोग इसको लूज एंड फास्ट पुली के नाम से भी जानते हैं, लूज एंड फास्ट पुली भी बोलते हैं। देखो होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये रही पहली शाफ्ट, ध्यान से सुनो, ये रही पहली शाफ्ट, और ये रही तुम्हारी दूसरी शाफ्ट। एकदम कायदे के साथ सुनना, कायदे में। मान लीजिए ये है मोटर वाली शाफ्ट, है ना। ये कौन सी शाफ्ट है? ये मोटर की शाफ्ट है। और ये मैंने मान ली मशीन की शाफ्ट। बच्चों मोटर वाली जो शाफ्ट होगी वो हमारी शाफ्ट होगी ड्राइवर। और ये वाली जो शाफ्ट होगी, मशीन वाली जो शाफ्ट होगी, वो होगी ड्रिविन, जिसे चलाना है। तो करते क्या है कि जो हमारी मोटर वाली शाफ्ट है यानी ड्राइवर शाफ्ट है, इसमें हम लोग 2 पुली सेट कर देते हैं, है ना। इसमें हम लोग 2 पुली सेट करते हैं, एक ये। बच्चों इसमें से एक पुली होगी तुम्हारी लूज पुली, एक पुली होगी फास्ट पुली, है ना।
इनमें से एक पुली कौन सी होगी सर? एक पुली होगी लूज पुली और दूसरी पुली बताइए कौन सी होगी सर? दूसरी पुली होगी फास्ट पुली। जबकि ड्रिविन शाफ्ट सर इसमें एक ही पुली सेट होती है, इसमें केवल एक ही पुली सेट होगी, है ना। अब इसका कुछ नाम नहीं है, बस ऊपर वाली का नाम है लूज एंड फास्ट पुली। अब होता क्या है कि जब भी कभी हमें पट्टा चलाना है, मतलब यहां मोशन लेके आना है, तो जब हमें मोशन लाना होता है तो इस ड्रिविन पुली का संबंध इसके साथ करते हैं, है ना। तो इसके साथ होगा तो पावर हमारी क्या होगी? तो संबंध इसके साथ होगा तो पावर ट्रांसमिट होगी। जब इसका संबंध लूज पुली के साथ करते हैं, ढीली पुली के साथ करते हैं बच्चों, तो पावर ट्रांसमिट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये ढीली होती है। ढीली होते समय पट्टा तो घूमता है, लेकिन जब टाइट ही नहीं है तो पावर कहां से ट्रांसमिट कर देगा? तो ऐसी पुली को बताइए हम किस नाम से जानते हैं? लूज एंड फास्ट पुली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल देखिए क्या बच्चों बोला जा रहा है, मीट्रिक ड्रिल में, है ना, इन्होंने बोला है कि मीट्रिक ड्रिल में M10 × 1 mm की आवश्यकता है के लिए बताइए आवश्यक ड्रिल का आकार कितना होना चाहिए, है ना। बच्चों यहां पर पता है कि जो भी हमें होल बनाना है वो 10 mm व्यास का बनाना है। बहुत ध्यान सुना, जो भी होल बनाना है वो हमें कितने mm व्यास का बनाना है सर? 10 mm व्यास का हमें होल चाहिए। अब आप खुद मुझे बताओ, अगर 10 mm व्यास का होल चाहिए तो हमें ड्रिल बिट लगानी पड़ेगी ना। तो ड्रिल बिट का साइज कितना होना चाहिए इन्होंने ये बोला है, तो हमेशा याद रखना जो ड्रिल का साइज रखते हैं ना हम लोग, ड्रिल का साइज वो हमेशा होल के साइज से थोड़ा कम रखते हैं। होल के साइज से थोड़ा सा क्या रखते हैं? कम रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भैया? सर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि होल का साइज एक बार बड़ा हो गया तो दोबारा बच्चों वो छोटा नहीं होता है, लेकिन अगर पहले से होल हमारा छोटा है तो उसको बड़ा तो कर सकते हैं। मेरी बात समझो, अगर धोखे से किसी बच्चे ने कहा कि अच्छा होल 10 mm का बनाना है, चलो ड्रिल बिट 12 mm कर ले, एक बार 12 mm का डाल दिया तो दोबारा वो कभी 10 mm का नहीं हो पाएगा। इसीलिए ड्रिल बिट का साइज थोड़ा सा कम करते, लेकिन थोड़ा सा, है। तो देखो 10 आंसर तो हो नहीं सकता लगभग सब में, वैसे इसकी पूरी लिस्ट होती है, लेकिन अप्रॉक्स जो है 1 mm के आसपास का अंतर होता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर जाएगा वो 9.1 mm के साथ जाना चाहिए। बहुत ज्यादा सा अंतर होता है, 1 mm का अंतर होता है, डिफरेंस होता है, इसकी पूरी लिस्ट होती है फिलहाल तो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बच्चों, पॉलीटन प्रभाव किसमें आता है? अरे भाई पॉलीटन है, नाम सुना है पॉलीटन। देखो पॉलीटन को हिंदी में बोलते हैं बहुभुज, सुना होगा बच्चों। इस बात को याद रखना, जो हमारा पॉलीटन प्रभाव है वो हमारा आता है चैन ड्राइव में। चैन ड्राइव में जब हम स्प्रोटेट को देखते हैं तो वो भी एक तरह के पॉलीटोन बना के ही सॉल्व कराया जाता है, ठीक है। तो पॉलीटन इफेक्ट हमारा किसमें आता है सर? चैन ड्राइव में आता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, बोला जा रहा है कि जब बोल्ट का डायमीटर डी है, वो भी नॉमिनल डायमीटर, कहीं लिखा है अंकित व्यास, चलो नॉमिनल डायमीटर, तो बताइए वाशर की मोटाई कितनी होनी चाहिए? तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी कभी बोल्ट का, वैसे हम बता दें बोल्ट में जब ये डी दिया जाता है ना, तो डी हमारा कौन सा व्यास होता है? तो कह देना ये होता है नॉमिनल डायमीटर। डी कौन सा व्यास होता है सर? डी होता है नॉमिनल डायमीटर। बच्चों यहां से आप लोगों को 3 चीजें पूछी जा सकती है। एक वाशर की मोटाई पूछी जा सकती है, जो कि इन्होंने पूछा, तो अदर क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा जाता है कि भाई मेरे वाशर की मोटाई सर बता दो कितना होना चाहिए? सर वाशर की मोटाई होगी 0.12 डायमीटर, ये वाशर की मोटाई। लेकिन एक और चीज पूछी जा सकती है, कई बार इंटरनल डायमीटर भी पूछ लेता है और एक्सटर्नल डायमीटर भी पूछता है। तो अगर हमें बोल्ट का इनर डायमीटर पूछा जाए, इनर, तो वो बताना होगा D + 0.5 mm ये। और अगर बताइए आउटर डायमीटर पूछा जाए कि बताइए इसका आउटर डायमीटर कितना होता है, आउटर मतलब बाह्य व्यास, तो वो आपको बताना होता है 2D + 3 mm, ठीक है। बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना? है लगता कुछ मिस्टेक, 2D नहीं होगा, सॉरी, इसको आप लिखेंगे D + 3 mm ये। तो इन्होंने क्या बोला है सर? इन्होंने सिर्फ वाशर की मोटाई बोली है, और वाशर की मोटाई बताई कितनी हो जाएगी? 0.12D। नेक्स्ट है, बोर गेज का प्रयोग क्या किसमें करते हैं? बच्चों बोर गेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मापना। और जैसे ही मैंने कह दिया बोर, तो बोर गेज की मदद से हम लोग क्या करते हैं? होल का जो आंतरिक व्यास है वो बताते हैं, है ना। तो होल का आंतरिक व्यास मापना, ठीक है, इनर डायमीटर मापना, यही हमारे बोर गेज का इस्तेमाल है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अगला सवाल देखिए,
बच्चों अगला सवाल रखा है 68 नंबर, किसी असेंबली में छिद्र का आकार 60 के आकार से छोटा है। लो भाई सर साफ साफ बोला है कि जो होल है हरा, साइज ऑफ होल, ध्यान से सुनिएगा, साइज ऑफ होल सर वो छोटा है और साइज ऑफ शाफ्ट क्या है, बड़ा है। होल छोटा है और बताइए शाफ्ट हमारा क्या है, बड़ा है। होल छोटा है, देख लीजिए। अब मुझे बताओ अगर होल का साइज छोटा है, होल छोटा है तो इसका मतलब इंटरफेरेंस फिट हो जाएगी क्योंकि होल छोटी है। तो आंसर बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। मैं फिर से बता दूं, जब होल छोटा होता है तो जाने में दिक्कत होती है, इंटरफेरेंस फिट। होल बड़ा होता है तो जाने में आसानी होती है, तब क्लियरेंस फिट। जब कुछ होल छोटे होते हैं, कुछ होल बड़े होते हैं, तब हमारा होता है ट्रांजिशन फिट। ऑप्शन नंबर फिलहाल इसका कितना आंसर जाएगा, सर सी वाला उत्तर जाएगा इंटरफेरेंस फिट के साथ। नेक्स्ट है 69 बच्चों, 69 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग इस्पात की मिश्र धातु में नहीं किया जाता। हरा, बढ़िया सवाल बच्चों। इन्होंने बोला है कि बताइए इनमें से किसका प्रयोग मिश्र धातु में नहीं करते। हमेशा इस बात को याद रखना, जो हमारा सोडियम होता है, कभी भी सोडियम का प्रयोग हम धातुओं बनाने में नहीं कर सकते। क्यों भाई, ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोडियम एक ज्वलनशील धातु है। अगर हमने सोडियम को खुले में रख दिया तो बच्चों जैसे ही आप खुले में रखोगे तो सोडियम वायुमंडल की नमी के साथ रिएक्शन कर लेगा। रिएक्शन करने के बाद वो अपना हाइड्रोक्साइड बना लेगा, यानी NaOH बना लेगा, साथ साथ हाइड्रोजन गैस बना लेगा, और हाइड्रोजन गैस विस्फोट कर देती है। इसलिए सोडियम का प्रयोग हम कभी भी मिश्र धातु बनाने में नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बेंच वाइज, बताइए किस बॉडी की बनाई जाती है। तो बेंच वाइज का मेन काम क्या होता है, तो कहना बेंच वाइज का मेन काम होता है पकड़ना, आपके जॉब को पकड़ना। ध्यान रखना, बेंच वाइज जो मेनली बनाई जाती है वो कास्ट आयरन की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है, कास्ट आयरन की, ढलवा लोहा की। सर उसमें भी थ्रेड बनी होती है। हाँ, तो बेंच वाइज में भी अगर कोई पूछे कि कौन सी थ्रेड होती है, तो या तो वैसे नॉर्मली आप बटरस बताए कौन। अगर कोई पूछे, होती बहुत सारी है, लेकिन आपके एग्जाम में जब भी कभी सही किया जाए इस क्वेश्चन का आंसर कि बेंच वाइज में कौन सी थ्रेड होती है, तो आप बटरस बताइए, बटरस से। चलो नेक्स्ट आइए 71 नंबर, बेल्ट और पुली की सतही गति के बीच वास्तविक अंतर को बताइए क्या कहा जाता है। देखो होता क्या है कि जब बेल्ट से पुली में पावर ट्रांसमिट होती है या पुली से बेल्ट में होती है, तो कई बार उनके बीच में स्लिप आ जाती है, कई बार उनके बीच में स्लिप आ जाती है। तो बच्चों ये जो पावर ट्रांसमिशन के दौरान स्लिप आती है, तो स्लिप का मतलब क्या होता है कि बेल्ट की स्पीड अंतर, है ना, अंतर पुली की स्पीड। तो बच्चों ध्यान रखना, पुली और बेल्ट इन दोनों की स्पीड में जो अंतर मिलता है, सर इसी अंतर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्लिप के नाम से जानते हैं। कई बार पुली की स्पीड से बेल्ट की स्पीड भी घटाई जा सकती है, कई बार बेल्ट की स्पीड से पुली की स्पीड घटाई जा सकती है। लेकिन हाँ, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, सर वही डिफरेंस बताइए हमारा किस नाम से जाना जाएगा, सर स्लिप के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बोलो भाई, बात सब लोग क्लियर है ना। स्लिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज और बता दूं, आप चाहो तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला याद कर लो। बच्चों ध्यान रखना, जब भी कभी वेलोसिटी रेशियो पूछा जाता है कि बताइए बेल्ट ड्राइव का वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, तो N2/N1 बराबर आता है D1/D2। वेलोसिटी रेशियो N2/N1 बराबर आता है D1/D2। कई बार अगर इसमें पट्टे की मोटाई भी देनी होती है, तो पट्टे की मोटाई को कई बार हम ऊपर नीचे जोड़ देते हैं। ये जो T होता है ये पट्टे की मोटाई है। और अगर ये फॉर्मूला स्लिप के पदों में पूछा जा रहा है, तो 1 - S1 अपॉन 100 कर दो, 1 - S1 अपॉन 100, और 1 - S2 अपॉन 100। अगर स्लिप के पदों में पूछा जा रहा है तो ये बताओगे, ठीक है। S1 S2 क्यों लिया, सर S1 S2 लेने लिया, एक ड्राइवर पुली के लिए स्लिप, एक ड्रिवन पुली के लिए स्लिप, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइए बच्चों, 72 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सी धातु की चादर सीट मेटल बनाने की क्रिया है। क्या बोला इसने, जल्दी जल्दीबाजी मैंने पढ़ लिया। निम्नलिखित में कौन सी धातु की चादर, अच्छा सीट मेटल बनाने की क्रिया, ये देखो। बच्चों सीट मेटल या धातु की चादर बनाने का मतलब क्या होता है, कभी आप धातु की चादर बनाते हुए लोगों को देखिए, वो लोग इस तरह से चादर लिए होते हैं। जब भी कभी हमें इसमें से कोई भी आकृति बनानी होती है तो हम इसको पीटते हैं। पीटने से क्या होता है, वो पतला हो जाता है, यानी उसमें हो जाता है, सीट फॉर्म में हो जाता है। और बच्चों इसी गुण को बताइए हम किस नाम से जान सकते हैं, रोलिंग के नाम से जान सकते हैं।
है ना। वैसे हालांकि फेसिन, नर्लिन, डिलिन इनमें से कोई भी आंसर नहीं हो सकता, लेकिन रोलिंग जरूर टिक कर सकते हैं हम लोग। ओके, वैसे पतली पतली चादर बनने का जो गुण होता है, सही गुण होता है, वो होता है आघात वर्धनीता, है ना। लेकिन जब ये ऑप्शन में नहीं है मेरे पास तो मैं रोलिंग लगा सकता हूं। चलो नेक्स्ट है, बताइए एल्यूमिना बनाया जाता है, एल्यूमिना किससे बनाया जाता है? ठीक है, देखो एल्यूमिना जो होता है बच्चों, वो एक तरह का बाक्साइट होता है। क्या होता है? बाक्साइट होता है। भाई बाक्साइट, कोरंडम, ये सब नाम सुने हैं ना सर, वो Al2O3, ठीक है। तो बाक्साइट से ही एल्यूमिना बनाया जाता है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिना नहीं बनाया जाता, ये ध्यान रखना। तो सही आंसर बाक्साइट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, बोला जा रहा है कि चित्र में एक बोल्ट दिखाई दिया है, ये पिछले साल का सवाल है, बताइए इस बोल्ट का नाम क्या है? हाँ, तो ये देखो इस तरह से बोल्ट दिखाई दिया, बोल्ट की पहचान करनी आपको आनी चाहिए। टाइप्स ऑफ बोल्ट से क्वेश्चन आते हैं। देखो सर, ये जो बोल्ट दिखाई दिया है, ये आप देखो इस तरह का चीज आप वहां ज्यादातर जो ट्रेन वगैरह होती है वहां देखते होंगे, ट्रेन का हुड जैसा नजर आ रहा है। एक्चुअली में इस बोल्ट का नाम होता है आई बोल्ट। इसे किस नाम से जानते हैं सर? इसको आई बोल्ट के नाम से जानते हैं। सर इसका इस्तेमाल क्या होता है? तो कह देना जितने भी हैवी लोड्स होते हैं, उन हैवी लोड्स के लिए हम लोग इस आई बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, हैवी लोड्स के लिए। ध्यान रखिए। चलो आज का हमारा 75 क्वेश्चन, बताइए क्या बोला जा रहा है? पुली को शाफ्ट से जोड़ने के लिए हम लोग किस तरह की टी का इस्तेमाल करते हैं? हरा, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने आपके सामने कहा कि मेरे पास भैया ये शाफ्ट हो गई, और इस शाफ्ट पे मैंने देखो क्या लगा दिया सर, इस शाफ्ट पे मैंने इस तरह से एक पुली लगा दी। हरा, लेकिन जब भी कभी हम किसी शाफ्ट में पुली लगाते हैं ना बच्चों, तो क्या इसके घुमाने से ये घूम जाएगा? क्या नहीं, इनके बीच में हमें एक टी जरूर लगानी पड़ेगी। बिना टी लगाए, बिना कुंजी लगाए शाफ्ट के घुमाने से पुली नहीं घूम सकती। तो बोला यही जा रहा है कि शाफ्ट और पुली में बताइए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? तो ध्यान रखना, शाफ्ट और पुली के बीच में हम लोग जिब हेड टी का इस्तेमाल करते हैं। जिब हेड टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसमें एक हेड बना होता है। देखो हर तरह की टी याद कर लो, जैसे कि टेपर है, अरे टेपर टी ऐसी होती है, ऐसे, ये टेपर टी नहीं, ये तो जिब हेड मैंने बना दी, सॉरी, ये होती है टेपर, ये टेपर ऐसे। सर ये हमारी कौन सी टी है? सर ये हमारी टेपर टी है। इसी तरह से फ्लैट सैडल की होती है, अरे उडरफ टी ऐसे होती है, ये हेमीस्फीयर फॉर्म की होती है उडरफ टी। जिब हेड जो टी होती है बच्चों, वो ऐसे होती है जिसमें हेड बना होता है, उसमें हेड बना होता है, ये होती है जिब हेड टी, ये जिब हेड टी है मेरा भाई। तो यहां से हम लोगों का इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, जिब हेड टी के साथ। बच्चों यहां से हमारा पूरा 75 नंबर क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, और अब यहां से फिटर का तीसरा सेट फिनिश हो जाता है। तो फिटर टर्नर मशीनिस्ट है ये तीसरा सेट। क्वेश्चन बाद में देखना है आप लोगों को, पहले पीडीएफ से सोल्यूशन कीजिए फिर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।